आप देख सकते हैं कि इसके साथ एक सब्सक्राइब का बटन जो है वो एक्टिवेटेड है। जब आप इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करेंगे, तो आप इस स्क्रीन पे पहुँच जाएँगे। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप चाहें तो सीडीसी अकाउंट को सेलेक्ट करें या आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट को सेलेक्ट करें। यहाँ मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी कोई सीडीएस अकाउंट है, यानी कि कोई सब अकाउंट या इन्वेस्टर अकाउंट में सर्विसेज़ में कोई अकाउंट है, वो एक्जिस्टिंग सीडीसी अकाउंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है? ये मैंडेटरी है कि इफ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो आप जो है इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। वो लोग जिनके पास आज कोई अकाउंट अवेलेबल नहीं है और वो चाहते हैं कि वो इस आईपीओ को सब्सक्राइब करें या इसके बाद आने वाले किसी आईपीओ को सब्सक्राइब करें, तो वो आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट के थ्रू जो है इस सब्सक्रिप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट क्या है, इसकी डिटेल्स मैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद जो है वो शेयर करती हूँ और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट जो है वो क्या है और इससे आप किस तरीके से अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको अवेल कर सकते हैं। जब आपने अपनी अकाउंट डिटेल्स डाली तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके अकाउंट में जो डिटेल्स हैं वो इसमें पॉपुलेट हो गई हैं एंड देन उसके साथ आपके पास यहाँ सब्सक्रिप्शन डिटेल्स की जो है एक फील्ड अवेलेबल है, सबसे एंड में आपके पास स्क्रीन पे आ रही होगी। सब्सक्रिप्शन डिटेल्स में आपको बेसिकली जो है वो सेलेक्ट करना है कि आप कितनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं। आई 500 सिंगल्स में करना चाह रहे हैं, मल्टीपल्स में करना चाह रहे हैं। आप जो अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होंगे उसके बेसिस पे सिस्टम ऑटो जो है वो आपकी अमाउंट पेएबल को कैलकुलेट कर रहा होगा। अब आपकी सब्सक्रिप्शन प्रोसेस आपने वहाँ से सबमिट कर दिया आपकी एप्लीकेशन और यहाँ पर आपके पास एक ये प्रॉम्प्ट आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और आपकी सब्सक्रिप्शन आईडी यहाँ पे लिखी हुई आ रही है जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें अब आप जो है अगर पेमेंट के लिए प्रोसेसिंग के लिए जब आप उसमें फॉरवर्ड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पर जो है वो इंटरनेट बैंकिंग की बैंक्स जो है वो भी विजिबल हैं जिसके थ्रू आप जो है वो अपनी इनकी इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी या इनका जो इंटरनेट बैंकिंग का मॉड्यूल है उसको यूज़ करते हुए जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ बैंक हमारे साथ मोबाइल ऐप और जो है एटीएम के थ्रू भी कनेक्टेड हैं। तो अगर जो बैंक ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है तो उसमें आप उस फैसिलिटी के थ्रू भी पेमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पेमेंट एग्जीक्यूट करने का तरीकाकार ये होता है कि बैंक के पेमेंट मॉड्यूल में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ बिल पेमेंट में सीडीसी ईआईपीओ का ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें आप अपनी सब्सक्रिप्शन आईडी को एंटर कर रहे होते हैं। जब आप सब्सक्रिप्शन आईडी वहाँ एंटर करते हैं तो आपकी जो अमाउंट होती है वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है और उसके बेसिस पे आप जो है वो ऑनलाइन पेमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये हमारे पास एक और जो है वो स्क्रीन अवेलेबल है जिसमें आप अपनी जो है वो सब्सक्रिप्शन लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है? इसमें आपके पास जो है आईपीओज़ के डिफरेंट स्टेटसेस नज़र आ रहे हैं। इस सिस्टम का सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत है। आपका आईपीओ की सब्सक्रिप्शन किस स्टेज पर है और उसमें क्या-क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या उसका स्टेटस है, वो आपको सब चीज़ें सिस्टम पे नज़र आती रहेंगी, जैसे-जैसे वो अपडेट होती रहेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक मीट्स लिमिटेड में हमने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो वो पेमेंट ड्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? इसी तरह से अगर आप जो थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पर एक हमने सिक्योरिटी ऐसी है जिसमें लिखा हुआ है अलॉटेड डीमैट यानी कि ये सिक्योरिटी आपको अलॉट हो चुकी है, आपको ऑलरेडी जो है वो मिल चुकी है, आपने इसकी पेमेंट कर दी थी। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जब भी आप जो है वो किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ से हर स्टेप पर यहाँ पर स्टेटस अपडेट होता रहेगा और आप इस स्टेटस के थ्रू जो है वो ये चेक कर सकेंगे कि आपका आईपीओ जो है वो किस स्टेज पर है और आप आइदर सक्सेसफुल रहे हैं या आपको जो है वो आईपीओ की सब्सक्रिप्शन आपके लिए सक्सेसफुल नहीं रही है। ये स्टेटस जो है वो उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जो आईएफए के थ्रू जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे वो अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट यानी आईएफए इसके हवाले से थोड़े जो है इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आईएफए अकाउंट का जो ये ऑप्शन है ये सीडीसी ने रिसेंटली जो है पिछले कुछ आईपीओ से लॉन्च किया है। सिंस अब कोई भी फिजिकल जो है वो शेयर्स जो हैं आईपीओ में जो भी शेयर्स आ रहे होते हैं उनकी फिजिकल जो है इशुएंस नहीं हो रही होती है, वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस के थ्रू ही मिल रहे होते हैं।
सो अगर किसी के पास अकाउंट नहीं है और वो चाहता है कि वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करे और वो आईपीओ को सब्सक्राइब करे, सो ऐसे लोग जो है वो आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट की फैसिलिटी को यूज करके आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आपको पहले दिखाया गया था कि आप आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे अपनी सब्सक्रिप्शन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जब आप अपना सब्सक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास स्टेटस अपडेट होता रहेगा जिस तरह से आपको दिखाया गया था स्क्रीन पे। आपकी अगर सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको अलर्ट्स भेजे जाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपकी जो है वो सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल हो गई है और अब आपको अपना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस करने की ज़रूरत है। आईएफए अकाउंट में क्योंकि आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो क्रेडिट हो जाती हैं जैसे ही आपकी अगर सब्सक्रिप्शन जो है सक्सेसफुल रही है। अगर आप जब आपके पास वो अलर्ट्स आते हैं तो आपको रिक्वायर्ड है कि आप जो है या तो कोई इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज में आईएस अकाउंट खुलवा लें या आप किसी ब्रोकर के पास सब अकाउंट खुलवा लें। या आपकी चॉइस है कि आप दोनों में से कोई भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके बाद आप सीडीसी को रिक्वेस्ट करेंगे कि सीडीसी आपके वो जो नया अकाउंट आपने खुलवाया है उसमें आपके शेयर्स को ट्रांसफर कर दे। सो इसके बेसिस पे फिर आप जो है अपना वो जो आपने आईपीओ सब्सक्राइब किया था वो आप अपने अकाउंट में शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था कि आप किस तरीके से खुद एक इन्वेस्टर जो है वो ई आईपीओ को इस्तेमाल करते हुए पूरा सब्सक्रिप्शन और पेमेंट का प्रोसेस जो है वो रन कर सकता है। लेकिन ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो शायद चाहेंगे कि उनके बिहाफ पे ये जो एक्टिविटी है वो कोई और परफॉर्म कर ले या वो जो सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है वो उनके लिए और आसान हो जाए। इसके लिए हमने एक नई फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की है जिसमें अब आपका ब्रोकर भी आपके बिहाफ पे ये सारा प्रोसेस रन कर सकता है। यानी कि आप अपने ब्रोकर से रिक्वेस्ट करेंगे, उसे ऑथराइज करेंगे और आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे जो है वो आईपीओ की सब्सक्रिप्शन और पेमेंट दोनों प्रोसेस कर देगा। इस फंक्शनैलिटी का नाम हमने मास्टर यूजर फॉर ईआईपीओ हमने रखा है और ये एक न्यू फैसिलिटी है जो हमने इशू की स्टार्ट की है जिसमें रिस्पेक्टिव ब्रोकर्स जो हैं अपने सब अकाउंट होल्डर्स के बिहाफ पे जो है आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि सब अकाउंट होल्डर्स उनको ऑथराइज करें। इस फंक्शनैलिटी या इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका ब्रोकर ये सर्विस प्रोवाइड करता हो। इसलिए वी वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है अपने ब्रोकर से ज़रूर कंफर्म कर लें कि वो इस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं और अगर उस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं तो फिर आप इस सर्विस को ऑप्ट कर सकते हैं। जो ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स होंगे वो आपके बिहाफ पे इलेक्ट्रॉनिकली आईपीओस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आपके बिहाफ पे पेमेंट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब आपकी आईपीओ की सिक्योरिटीज जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगी, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई, तो उसके बाद आपकी सिक्योरिटीज जैसे आज सब अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होती हैं, उसी तरह से आपके सब अकाउंट्स में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएंगी। ये तरीकाकार अब आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने ब्रोकर को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे आईपीओस को सब्सक्राइब करे और आपके बिहाफ पे उसको एग्जीक्यूट करे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ईआईपीओ का टैब है जिसमें पहले आप पब्लिक ऑफरिंग्स के थ्रू आपने अपनी सब्सक्रिप्शन खुद की थी। अब आपके पास ये ऐड पार्टिसिपेंट का ऑप्शन है थर्ड पे जिसमें आप जो है वो क्लिक करके इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। इस स्क्रीन में अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि आपने अभी किसी पार्टिसिपेंट को ऐड नहीं किया हुआ, कोई पार्टिसिपेंट अभी आपके साथ एसोसिएटेड नहीं है। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो अब आप इस स्क्रीन पे पहुंच गए हैं जहां पर आप पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट उसको सर्च करने के बेसिस पे आपके पास जो है ये आपकी जो है वो डिटेल्स जो हैं वो पॉपुलेट हो जाएंगी। ये डिटेल्स आपके पास सॉरी आई बिलीव आई गॉट डिस्कनेक्टेड इन द मिडल, तो मैं थोड़ा सा उसको बैक से लेके चलती हूँ वापस से।
जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये आपने जब पार्टिसिपेंट को जो है यहाँ पे और अकाउंट नंबर को सेलेक्ट किया था और इसको सर्च किया, तो उसके बाद आपके पास आपकी सारी डिटेल्स पॉपुलेट हो जाएंगी। ये डिटेल्स आपकी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही हैं, उसकी बेसिस पे आप इसको सेव कर रहे होंगे। सेव करने के बाद आपके पास, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप स्क्रीन पर जो है आपके पास पार्टिसिपेंट अकाउंट नंबर आ रहा है और साथ ही इसमें स्टेटस आ रहा है एडेड, यानी कि अब आपने इस पार्टिसिपेंट को अपने इस ईआईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ऑथराइज कर दिया है या उसको ऐड कर दिया है। यहाँ मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक वक्त में आप सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट को ऑथराइज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस का प्रॉब्लम रेज़ ना हो। जैसे कि आप जानते हैं कि एक पर्सन जो है वो एक ही सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल कर सकता है। सो अगर हम यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस दे देते तो उसकी वजह से ये हो सकता था कि वो जो है मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस जो हैं एग्ज़ीक्यूट हो जाती और उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशंस कैंसल ऑफ हो जाती। सो यहाँ पर हमने आपके पास इसीलिए ऑप्शन रखा है कि आप एक वक्त में एक पार्टिसिपेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऐड करने और ये एक वन टाइम एक्टिविटी है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये है कि आपको जब भी कोई आईपीओ सब्सक्राइब करना है, तो आपको अपने ब्रोकर को, जैसे आज आप सेल परचेज़ के लिए उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से आज आप जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसी तरह से आप आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए भी सेपरेट इंस्ट्रक्शंस उनको दे रहे होंगे कि जब भी आपको कोई आईपीओ सब्सक्राइब करना है, तो आप उनको अलग से इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप मेरे लिए ये वाला आईपीओ सब्सक्राइब कर दें। इसी के पूरे जो सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, उस दौरान में आप अपना ब्रोकर चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने किसी ब्रोकर को सेलेक्ट किया हुआ है और उसको ऐड किया हुआ है, तो उस ब्रोकर को आप यहाँ से डिलीट या रिमूव या चेंज नहीं कर सकते, जब तक कि आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। अब ऐसे भी लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि मैं एक ब्रोकर के साथ मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ जो है वो जो है वो आप मेरे पास अकाउंट्स हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक आईपीओ एक ब्रोकर से करूँ और दूसरा आईपीओ मैं दूसरे ब्रोकर के साथ करूँ। सो उसके लिए ये है कि अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि आप डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने डिफरेंट आईपीओज़ को एग्ज़ीक्यूट करें, तो आपने जो आईपीओ इस ब्रोकर के साथ सब्सक्राइब किया है, इसका पूरा प्रोसेस इस ब्रोकर के साथ रन होगा। उसके बाद आप जो ये एक्शन का आइटम बटन आपके पास आ रहा है, उसके थ्रू आप इस पार्टिसिपेंट को जो है रिमूव करके किसी और पार्टिसिपेंट को ऐड कर सकते हैं। ये हमने इसलिए वन टाइम एक्टिविटी रखी थी और हर आईपीओ पे आपको इसलिए सिलेक्शन का नहीं रखा, ताकि आपको हर आईपीओ पे बार-बार ऐड ना करना पड़े। तो जो लोग जिनको एक ही ब्रोकर को अगर जो है ऑथराइज़ करना है, तो वो एक दफ़ा उसको ऐड कर सकते हैं और हर आईपीओ पे वो डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रोकर को, अगर वो ये आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो। इसी तरह से अगर आप ब्रोकर को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो आपको, जैसे मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आप जो है वो ब्रोकर की डिटेल्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसमें प्लीज़ एक और चीज़ ये भी इंश्योर कीजिएगा कि आप अगर जो है अपने ब्रोकर को ऑथराइज़ कर रहे हैं और ब्रोकर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए, तो प्लीज़ फिर आप खुद आईपीओ को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ये ना हो कि आप भी ये फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप ब्रोकर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो फॉर्म को फिल करें। अगर आप दोनों जगह से फॉर्म्स को फिल करवा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो मल्टीपल फॉर्म्स सब्सक्रिप्शंस जो आ रही होंगी, तो वो फिर आपकी जो है सब्सक्रिप्शंस रिजेक्ट हो जाएगी। ये जो पिछला हमने आपको ओवरव्यू दिया वो था सारा ई-आईपीओ के हवाले से, और जिसमें मैंने आपको ई-आईपीओ के हवाले से एक्सप्लेन कर दिया कि ई-आईपीओ में आप जो है वो क्या-क्या आप किस तरीके से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, आप ब्रोकर के थ्रू भी इसको करवा सकते हैं। ये जो अभी आपने ऐड पार्टिसिपेंट का पूरा प्रोसेस किया, उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस अभी आपने जो देखा था, वो अब आपके बिहाफ़ पे जो है वो ब्रोकर परफ़ॉर्म कर सकता है और उसके बाद पेमेंट भी आपके बिहाफ़ पे जो है वो ब्रोकर एग्ज़ीक्यूट कर सकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, ओके, इसमें हम ये कर लेते हैं कि इस टॉपिक के हवाले से पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, सो दैट जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे आंसर कर लें, देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे सो दैट जो है आपके ये वाले क्वेश्चंस आंसर हो जाएँ। जी, आप रेज़ हैंड कर सकते हैं सो दैट वी कैन टेक द क्वेश्चंस।
अच्छा, इस वक्त हमारे पास जो है वो सीडीसी के और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दोनों के जो है पैनलिस्ट अवेलेबल हैं, सो दैट दे कैन आंसर योर क्वेश्चंस। सारिश, अभी हम क्वेश्चंस लें, फिर उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करेंगे? जी बिल्कुल, ताहा अभी क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन ले लेते हैं क्वेश्चंस। महबूब रहमान साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। Actually, until now, I have been using United Bank UBL EIPO subscription. So this is the first time कि मैं सोच रहा था कि through CDC EIPO use करूँ. So actually, I have two questions. Number one कि at the moment ये subscribe का button जो है वो disable है, I mean active नहीं है. तो ये this will be active on 14th of July या मेरे account में कुछ deactivation का problem है? सर बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि ये जब आईपीओ की सब्सक्रिप्शन डेट स्टार्ट होगी उसके बाद ये बटन एक्टिवेट होगा। ठीक है, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि आपने जो स्क्रीन दिखाया था उसमें वो एक्टिव आ रहा था। बिल्कुल ठीक है, तो दूसरा ये कि अगर थ्रू माय ब्रोकर जो आरिफ हबीब हैं उनके थ्रू अगर मैं कराऊंगा तो दे विल टेक द फंड्स फ्रॉम माय इनके अकाउंट, जो कि उस वहाँ पे जो मेरे ब्रोकर अकाउंट में जो भी फंड्स मौजूद है वहाँ से वो मनी को विड्रॉ कर लेंगे, राइट? आई डोंट हैव टू गो थ्रू बैंकिंग प्रोसीजर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आपके पास अकाउंट अवेलेबल है वहाँ पे और वहाँ पर कैश भी अवेलेबल है, रिक्विजिट कैश, तो डेफिनेटली वो उस कैश को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास उनके अकाउंट में कैश अवेलेबल नहीं है तो यू नीड टू सबमिट द कैश in any form, remit the funds, and then the subscription will take place. So it is your call. If you want to subscribe it through your bank, you can directly subscribe it through your bank, and if you want to subscribe through your broker, तो वहाँ पर obviously you need to transfer the amount. नहीं, बिकॉज ब्रोकर में फंड्स अवेलेबल हैं तो आई बेटर गो थ्रू दैट चैनल, फिर एडिशनल मुझे फंड जो ऐड नहीं करने पड़ेंगे। दिस इज द टू क्वेश्चन आई हैव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Taha, can we have another participant for the question? yes. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद अख्तर है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। रिसेंट ईयर्स में यहाँ कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा कि मैंने 2-3 ब्रोकेज हाउसेस से अपना सब अकाउंट बनवाया तो वो डिफॉल्ट कर गए या कुछ और उनके साथ मसला हो गया। तो अब मेरे पास सीडीसी अकाउंट तो है, तो लेकिन मेरे पास जो ब्रोकर का अकाउंट जो होता है वो नहीं है। तो जो मैडम ने अभी अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि मैं डायरेक्ट भी अपना चाहूँ तो सब्सक्रिप्शन कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये मालूम करना था कि मैं अपने वो जो मेरा सीडीसी अकाउंट, जो मेरा हैदराबाद का सीडीसी अकाउंट है, उसके थ्रू डायरेक्ट परचेजिंग कर सकता हूँ। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपका अगर इन्वेस्टर अकाउंट है तो उसके थ्रू आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर आपके इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपका किसी ब्रोकर के पास अकाउंट हो, आप अपने इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज के बेसिस पे खुद सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, और सेल भी कर सकता हूँ अगर मैं सेल करना चाहूँ? बहुत शुक्रिया आपका। सर इसमें आप सेल के लिए आपको, जैसे कि आज ट्रेडिंग के लिए आपको किसी ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही आपको सेल परचेज के लिए जो है वो ब्रोकर रिक्वायर्ड होगा। हाउएवर आप अगर खुद से सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप आईएस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन हमने बताया था जिसमें आप ब्रोकर के थ्रू सब्सक्रिप्शन कर रहे थे, उसके लिए आपको ब्रोकर का अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। किशोर कुमार साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कर लें। जी किशोर कुमार साहब प्लीज। किशोर साहब ये अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से, हम नेक्स्ट ले लेते हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, आप प्लीज क्वेश्चन कर लें। हेलो जी किशोर कुमार साहब प्लीज। जी किशोर कुमार साहब। वालेकुम सलाम। हेलो जी, मैं कर सकता हूँ सवाल? जी किशोर साहब, वी कैन हियर यू। जी जी। ओके,
मुझे ये एक रिक्वेस्ट करनी थी, ये है कि हम मतलब ये है कि ब्रोकर तो हमें लाजमी चाहिए होता है सेल एंड परचेज में। कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा सिस्टम अभी तक आपने नहीं निकाला कि हमें कोई ब्रोकर की कोई डिपेंडेंसी ना हो? जी किशोर साहब, इसके अंदर सिंस ब्रोकर के पास ही ये राइट है कि वो मार्केट के अंदर सेल या परचेज कर सके। ब्रोकर का एक टेक्निकल नाम होता है ट्रेडिंग राइट एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट होल्डर। तो ट्रेडिंग राइट जो है वो ब्रोकर के पास ही है। एनीथिंग विच एनी सिक्योरिटी दैट यू वांट टू परचेज और सेल इन द मार्केट कैन ओनली बी अंडरटेकन थ्रू ब्रोकर। तो एज फार एज सेलिंग और बाइंग इज कंसर्न वो सिर्फ ब्रोकर के थ्रू हो सकती है। यस, ये हमारे पास एक और फैसिलिटी है डायरेक्ट सेटलमेंट की, जिसके अंदर सेटलमेंट सीडीसी के थ्रू हो सकती है, जिसके अंदर आपको कैश देने या लेने की ब्रोकर के साथ जरूरत नहीं होगी फॉर द परचेज। लेकिन जो परचेज या सेल की ट्रांजैक्शन है वो आपको ब्रोकर के थ्रू ही करनी। ठीक है, मेरे ख्याल से इन्होंने क्वेश्चन एड्रेस हो गया। शेख नवीद साहब प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। शेख नवीद साहब प्लीज। हेलो, आर यू लिसनिंग? यस वी कैन। जी जी जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से इस्लामिक म्यूचुअल फंड या KMI 30 इंडेक्स वगैरह में होता है, लाइक जिस तरीके से मिजान एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कर रही है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके बिहाफ पर ट्रेडिंग भी करते हैं और एट द एंड उनका प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए वो जितनी भी इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन की लेन या देन होती है उसको वो वाइप आउट करते हैं प्योरिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू, और इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन के ज़रिए जितना भी प्रॉफिट होता है उसकी परसेंटेज निकाल कर वो किसी खैराती इदारों या हॉस्पिटल्स वगैरह को दे देते हैं। सो बिकॉज आई एम न्यू टू दिस IPO प्रोसेस, मैंने कभी स्टॉक्स वगैरह बाई किए नहीं है, तो क्या अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाऊँ तो क्या ऐसी कोई फैसिलिटी CDC प्रोवाइड करता है? जी सर, इसके अंदर इस तरह की तो कोई फैसिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जब भी आप स्टॉक में डायरेक्टली ट्रेड करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी तमाम जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं या उसकी जो आप जिस तरह से आपने शरई अहकामात की पासदारी की बात की, वो तमाम जिम्मेदारी इन्वेस्टर की अपनी होती है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर बेनिफिट ये हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स अपनी वो तमाम कैलकुलेशंस खुद करते हैं, इसीलिए उसको म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है कि वो आपके पैसे को मैनेज कर रहे होते हैं और उसी की बेसिस पे वो अपनी मैनेजमेंट फी भी ले रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप खुद परचेज करने जा रहे हैं, खुद सेल करने जा रहे हैं, तो आपको उस पूरी कंपनी या जितनी भी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी तमाम जो एनालिसिस है वो आपको खुद करना होगा। उसके बेसिस पे जो भी उसकी अगर गैर शरई कोई उसकी अमाउंट है तो आपको खुद कैलकुलेट करनी होगी। तो यस, CDC इसके अंदर आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकता बीइंग कस्टोडियन, क्योंकि वी आर ओनली द कस्टोडियंस ऑफ द सिक्योरिटीज, और उसके अंदर हम जो जहाँ पर कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट के लिए हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो आपकी डिजिटलाइजेशन हो जाए, इस तरह की चीज़ हो जाए, उसके अंदर तो हम सपोर्ट कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बाइंग एंड सेलिंग, तो वहाँ पर CDC फैसिलिटी। I have another question, can I ask? Sir, you can ask your question. Yes. अच्छा, ये जिस तरीके से हम दूसरी फॉरेक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में, जब तक वो लीगल थी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें होता था कि आपके पास चार्ट्स वगैरह होते थे, लाइक tradingview.com पे जिस तरीके से आप चार्ट्स वगैरह देख सकते हैं, उसकी भी आपको पता चल जाता था टेक्निकल एनालिसिस करके कि ये जो पर्टिकुलर शेयर्स या आपके पास एसेट्स हैं, इसको आपने बेचना है या मजीद बाय करना है क्योंकि इसका रेट गिर रहा है, और मजीद बाय करना है या इसको सेल कर देना है। तो क्या ऐसा कोई हमारे पास चार्ट्स वगैरह होते हैं जिसके ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस करके जो कुछ भी हमने सब्सक्रिप्शन बाय की हुई हैं उसको उस स्टॉक्स को हम सेल कर सकें या नए स्टॉक्स बाय कर सकें अपने टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पर? ऐसा कुछ होता है यहाँ पर? सर, जो आप ट्रेडिंग में एनालिसिस की बात कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली जब आप बाय एंड सेल कर रहे हैं तो आप मार्केट की उसको एनालिसिस जो है वो उसको आपको खुद करनी होगी। इसमें सर मैं चाहूंगी कि जो हमारे PS6 के जो हमारे अवेलेबल हैं पैनलिस्ट, वो भी आपको इसमें थोड़ा इनपुट दे सकते हैं। आसमा, आप अगर इस क्वेश्चन को आंसर कर सकें प्लीज। Ji, can you repeat the question? The question is who can guide them in the investment process, right? No, actually. एक नवीद साहब, आप क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। Yes, let me repeat my question.
मेरा सवाल ये है कि जब हम फॉरेक्स में या क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे पास चार्ट्स होते हैं, लाइक tradingview.com पे चार्ट्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स होती है जिसके ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस करके मालूम कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स या फॉरेक्स करेंसी को हमें मजीद बाय करना है या सेल कर देना है या किसी और करेंसी को बाय करना है। तो क्या ऐसे कोई चार्ट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं यहाँ पर CDC पर के जिसके बिहाफ पर हम टेक्निकल? मैं इसका बिल्कुल जवाब देना चाहूँगी। देखें, जो भी स्क्रिप्ट लिस्टेड होता है ऑन द एक्सचेंज and that is trading on the exchange, normally each and every brokerage house, and especially if the script is actively researched and it is actively followed, इनके charts बिल्कुल बनते हैं और इन पर technical analysis होता है। बड़े brokerage houses उन पर बिल्कुल technical analysis करते हैं, उन पर research reports issue होती हैं और buy, sell या hold की recommendation ज़रूर उनके ऊपर दी जाती है। लेकिन जहाँ तक IPO की बात है, यहाँ पर ऐसा स्क्रिप्ट आ रहा है जो कि obviously it's not listed on the exchange, it is coming for listing. So once the script is going to be listed, will proper technical analysis on the script be done subsequent to initiation of trading, right? However, we have at the moment encouraged members of the Pakistan Stockbrokers Association to start issuing research reports on companies that are coming in for IPOs. तो मुझे बहुत उम्मीद है कि PSA इस हमारे इस सजेशन को टेकअप करेगा और इन्वेस्टर्स के लिए कोई रिसर्च रिपोर्ट इशू करेगा जिसको देखकर वो अपना एक डिसीजन ले सकते हैं whether they should invest or they should not invest in a particular IPO. However, my take on this would be that ये एक इन्वेस्टर की अपनी डिसीजन होनी चाहिए, उसको बहुत एक्टिवली प्रोस्पेक्टस को पढ़ना चाहिए और अगर उसमें से उसके कोई सवाल हैं तो वो कंसल्टेंट से कर सकता है, वो इशूअर से इटसेल्फ कर सकता है जब रोड शोज हो रहे होते हैं। और अभी इट इज अ वेरी गुड टाइम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस द कंसल्टेंट वुड eagerly take it up. Okay, good. Let me repeat my question third time. Sorry, मैं शायद कन्वे नहीं कर पाया। एक दफ़ा मैं और रिपीट करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एट द मोमेंट राइट नाउ अगर अमेज़न के स्टॉक्स वगैरह बाय करना चाहता हूँ तो अभी मेरे पास एक चार्ट वगैरह है, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करा सकता, बट उस चार्ट के थ्रू या Binance.com वगैरह के थ्रू मैं अभी फ़ौरन से बाय कर सकता हूँ और 1 घंटे बाद मुझे ऐसा लगता है फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू जो है 0.1% इंक्रीज़ हो गई है और मुझे इसके ऊपर ट्रांजेक्शन के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं एट द मोमेंट चार्ट देखते हुए लाइव चार्ट चल रहा होता है मेरे सामने, मैं उसके ऊपर सेल भी कर सकता हूँ। तो मेरा सवाल ये है, आई डोंट नो ये CDC से बिलोंग करता है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से बिलोंग करता है, क्या ऐसी कोई फैसिलिटी हमारी मार्केट्स में अवेलेबल होती है, डैशबोर्ड टाइप की, लाइव डैशबोर्ड? अच्छा, मैं अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट अ स्क्रिप्ट दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड, हम लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर एक डेटा पोर्टल वी मेड दैट अवेलेबल, you can go, you can research into any script, जो भी स्क्रिप्ट लिस्टेड होगा उसके हवाले से आप प्राइस मूवमेंट्स बिल्कुल देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग डे की देख सकते हैं, लास्ट 1 मंथ, लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 इयर्स, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, वो मूवमेंट आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कोई भी एनुअल अकाउंट स्टडी करना चाहें वो भी देयर गोइंग टू बी अवेलेबल, की रेशियोज आर गोइंग टू बी अवेलेबल दैट यू कैन लुक इनटू. Also, if you would look in or you would like to look into any material information that has been shared by the company with the general public, you can also have a look into that. तो आप प्लीज हमारे वेबसाइट पे जाएं, टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे डेटा पोर्टल का आइकॉन बना हुआ है, आप उसको क्लिक करें, आप कोई भी सिंबल जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं आप वो सिंबल एंटर करें कंपनी का और आप उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं। I hope I have answered your question. Yes, it is. Thank you. Thanks a lot. So, and one last thing, buy sell की recommendation being the stock exchange with the frontline regulator, that we cannot give to any investor. वो चीज आप खुद you can come up to your own decision, or you can consult an investment advisor in that regard to help you in making a buy or a sell decision. Let's take the next question, please. जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। थैंक यू अस्मा। अमजद अली साहब प्लीज क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम मेरा ये था कि लास्ट टाइम जो ILP का IPO आया था तो वो मैंने सब्सक्राइब किया था, जो इन्होंने अच्छी प्रेजेंटेशन दी और अच्छा वो बताया, लेकिन उसमें एक मसला ये आया कि मेरा शायद पार्टिसिपेंट ID या कोई एक चीज मिसिंग हो गई थी उसमें से ना,
तो खैर जब वो ब्रोकर के पास ट्रांसफर हुए, सिक्योरिटीज ट्रांसफर हुई, तो मेरी वो नहीं आई। तो मैंने फिर ब्रोकर से कहा, मीन्स के वो उसको 10-15 दिन के अंदर फिर वो ब्रोकर ने सारा कर करा के वो मेरे अकाउंट में ऐड करवा दिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये इस तरह की जो चीजें हैं, अगर कोई चीज मिसिंग है तो वहां पे वो आगे क्यों बढ़ने दे रहा है? मतलब इस चीज को आप लोगों ने कोई चेक किया है, रिजॉल्व किया है या नहीं किया? मतलब अगर कोई चीज किसी से मिस हो जाती है तो वो फिर आगे सब्सक्राइब ही नहीं करने दे, पहले वो चीजें जो भी हैं फिल करे फिर आगे जाए। तो मेरे साथ तो ये ILP के IPO में हुआ था, EIPO में। तो ये मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था कि इस तरह की कोई चीज और भी नोटिस में आई है या नहीं? देखें, इसके अंदर इसका तरीका जैसे आपको सरीश ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जब आप रजिस्टर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका पार्टिसिपेंट आईडी, अकाउंट नंबर वो पूछता है और उसके साथ आपको टाइटल भी आपका फैच करके दिखाता है। तो देयर इज नो वे, अगर आप CDC के ये सब चीजें आ रही थी, लेकिन कुछ एक मिसिंग था, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद नहीं है, क्योंकि वो ब्रोकर ने फिर इसको टैकल किया था, वो पूरा उसने चेक करके और फिर कहा कि हाँ आपने ये चीज मिसिंग की थी, इसलिए वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आए, मतलब हमारे अकाउंट में नहीं आए। तो फिर खैर उन्होंने CDC से करके जो भी उन्होंने कंप्लेन की, क्या किया, मीन्स के उसमें 10-12 दिन लगे तो फिर वो मेरे अकाउंट में आए। obviously as far as we are concerned we can only guide you कि किस आपके, अगर आपको ये पता है कि क्या चीज मिसिंग है तो मैं आपको बता सकता हूँ। वैसे as far as EIPO सिस्टम इज कंसर्न, उसके अंदर आपकी तमाम डिटेल्स अगर एडिक्वेटली और राइटली फिल्ड होंगी तभी वो आपको आगे प्रोसीड करने देगा। और जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट आईडी, अकाउंट नंबर आपको डालना होता है। सर आप सही कह रहे हैं, मैंने जस्ट ये पूछा है कि आपके नोटिस में इस तरह की चीज थी ILP के टाइम पे कि कोई इस तरह की मिसिंग या कोई इस तरह की कंप्लेन, मीन्स के आपके पास कोई कंप्लेन तो आई होगी ना, मेरी भी कंप्लेन आपके पास ही आई होगी ब्रोकर के थ्रू, क्योंकि उन्होंने मुझे ही कहा था कि हमने कंप्लेन की है, वो प्रोसेस कर रहे हैं CDC वाले। तो मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था, इस तरह की चीज नोटिस आई है और एरर जो है वो इसमें रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ? अगर मैं इसको सब्सक्राइब करने जा रहा हूँ, मैं अगेन वो उसी प्रॉब्लम में होगा तो फायदा नहीं है, क्योंकि वो पूरी डिटेल तो मेरे पास आ रही थी, सब्सक्रिप्शन तो ऐसे नहीं हुई ना, वो मेरी आईडी के थ्रू जितनी भी डिटेल थी जो मिस ने अभी बताया वो ऐसे ही था बिल्कुल, वो देख के मैंने किया, पेमेंट का प्रोसेस किया, सब सही प्रोसेस हो गया, लेकिन वो एट द एंड जब वो डिलीवरी आनी थी तो उसमें वो प्रॉब्लम आ गई। तो मैं ये जस्ट पूछना चाह रहा था कि मतलब मीन्स के आप ही हैं मेन, तो आपके पास सारी चीजें तो आई होंगी फिल्टर हो गए। मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या होता है। देखें, बीइंग जो इंटरलूप के अंदर CDC की एक तो EIPO सर्विस जिसको आपने ऑप्ट किया वो तो बिल्कुल डेफिनेटली बीइंग CDC डिपॉजिटरी हम ऑफर कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ इस सिक्योरिटी के रजिस्ट्रार भी हम थे, तो वो CDC हो सकता है आप कंफ्यूजन आपके एंड पे हो गई हो कि उन्होंने CDC रजिस्ट्रार से कांटेक्ट किया होगा फॉर सम डिटेल और दी अदर, क्योंकि जब ये सब्सक्रिप्शन हो जाती है इसके बाद जो इसका प्रोसेस है जो कि ऑब्वियसली क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा नहीं पता होता, लेकिन वो रजिस्ट्रार के पास जाती है और रजिस्ट्रार उसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म करता है जिसके बाद ये सिक्योरिटीज क्रेडिट होती है। तो देयर माइट बी एन इशू एट द एंड ऑफ इशूअर के जिसके बेसिस पे उसने कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं किया, कुछ इस तरह की चीज की होगी जिसको आपके ब्रोकर ने टेकअप किया होगा, उसको रिजॉल्व किया होगा। अदरवाइज जनरली, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि IPO जो सब्सक्राइब हुआ था इंटरलूप का, उसका मोर देन 50% हमारे सिस्टम के थ्रू ही सब्सक्राइब हुआ था, विच इज अ बिग अमाउंट। तो इस तरह के इश्यूज नॉर्मली हमें ये फेस नहीं हुए, हमें नजर नहीं आया। ये वन ऑफ केस आपका हो सकता है कि जिसके अंदर कोई चीज इशूअर के एंड पे रह गई हो, जिसको उन्होंने रजिस्ट्रार के थ्रू आपके ब्रोकर ने टेकअप करवाया हो। अदरवाइज जो आप जिस तरह का इशू बता रहे हैं, इस तरह का इशू इट इज नॉट नॉर्मल, और ये हमारी नॉलेज में इस तरह की चीजें बीइंग डिपॉजिटरी हमारे पास नहीं है। इंटरप्ट करूंगा, हम एक काम करते हैं, इंडिविजुअल केसेस किसी के अगर क्वेश्चंस हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हम अलग से हमें एड्रेस कर दें, हम उसका आंसर अलग से उनको दे देंगे। यहाँ पे जनरल अगर कोई क्यूरीज है रिलेटेड टू द सिस्टम, रिलेटेड टू द IPO, तो फिर वो हमें एड्रेस करते हैं ताकि दूसरे पार्टिसिपेंट भी इसको अटेंड कर सकें सही से। ठीक है जी। अमजद अली, आपका अगर कोई क्वेश्चन है या आपका कोई केस है इस तरह का, तो आप हमें डायरेक्ट भी रीच कर सकते हैं। चैट में मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा हाउ टू कांटेक्ट, तो आप। नहीं सर, ये फॉरम ऐसा था, मैंने एक्चुअली इसीलिए जस्ट ये पूछा था कि अगर कोई इस तरह का चीज है तो मतलब मैं सब्सक्राइब ना कराऊँ ना, मुझे वो इंटरलूप की तो खैर आपको बैकग्राउंड बाद में पता ही होगा, वो 10-15 दिन में जब वो मेरे अकाउंट में आया तो वो खैर और नीचे जा चुका था। तो आप बिल्कुल अलग से इसमें तो कंफ्यूजन थी मुझे कि EIPO मतलब इतना आप लोगों ने अभी ये इंट्रोड्यूस कराया, मेरे ख्याल में तो 5-6 IPO 3-4 IPOs आए ना इसमें,
तो अगर कोई इस तरह का, मैं जस्ट ये कंफर्म करना चाह रहा था, बाकी कोई इशू नहीं है। इसको दोबारा मैं सब्सक्राइब करके देख लूंगा क्या होता है ना इसका। ओके जी, थैंक यू। जी सैयद रजा अहमद साहब, प्लीज आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल। जी जी सर, मुझे ये सवाल करना था कि पहला तो कि एक इंडिविजुअल कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है? मैडम ने दिखाया था 500 उन्होंने टाइप किया था, तो क्या ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हेलो जी सर, इसमें आप मल्टीपल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 500 तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। हेलो, आई गेस इनका आंसर हम दे चुके हैं, तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं। जी अविनाश, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अविनाश आप जी। Hello. जी Sir, my question is that कि ये TOMC है, इसका कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी कुछ ऑडिट या रिव्यू करती है कि नहीं, या वो कुछ करवाती है कि नहीं? क्योंकि जब मैं इनका प्रोस्पेक्टस देख रहा था तो सिर्फ 2020 का ऑडिटेड उसके अंदर था इनकी वेबसाइट पर, 2019 का अवेलेबल नहीं था। और 2020 आपको पता है ये एक इंटरिम रिव्यू नाम का था, और रिव्यू में एज एन ऑडिटर मैं भी जानता हूँ कि रिव्यू में बहुत सारे प्रोसीजर्स ऑडिटर्स नहीं कर सकते, एक लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड प्रोसीजर्स होते हैं, वो करते हैं। तो मुझे ये पूछना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो कुछ किसी किस्म का कुछ रिव्यू करवाती हैं कि नहीं करवाती? क्योंकि काफ़ी ऐसे बीच में भी IPO आए थे जो जिस रेट पर आए उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज या लैंग्वेज में बोलूँगा तो पिट गए, तो उनके रेट्स बहुत ही मतलब गिर भी गए काफ़ी ऐसे IPOs। तो मुझे ये पूछना था कि स्टॉक एक्सचेंज भी कोई इस तरह का रिव्यू करवाती हैं कि नहीं करवाती, एक पर्टिकुलर टू स्टॉक एक्सचेंज के लिए रिव्यू? बिकॉज इन एसेट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आर द इन्वेस्टर्स ओनली, नॉट दोस कंपनीज। ठीक जी अस्सलाम वालेकुम। Can I have your name please sir? What's your name? अविनाश मैम। Avinash ji, Avinash Saab, actually I would like to tell you, pehle to I would like to explain this process of an IPO to you. Whenever any issuer would like to go public, the first thing it does is it appoints a consultant. So the consultant is associated with the issuer, say for the last year or so, and it makes sure that it does its own due diligence, number one, and it makes sure that the accounts of the issuer are in order. And whatever documentation is required by the exchange so that a company can go public, it makes sure that those documentation is ready, right? So when it feels that the company is in a nice shape to go public, it is at that point that it approaches the exchange. Now, the application typically is with the exchange on average about a month or two, because it is during this time that the consultant is actually preparing the prospectus, and the prospectus gets vetted by the exchange का अपना due diligence process होता है और सारी documentation यहाँ पे submit होती है। तो जहाँ तक आपने कहा कि exchange का कोई audit होता है, I would like to पहले तो correct, there is no audit. However, there is a proper due diligence process. I'm sure you can understand and you will appreciate that we are not an audit firm. We are regulators, and our responsibility is No, I'm not saying about stock exchange audit. I'm saying that stock exchange is conducting any review or type. You are saying that due diligence you guys are doing for the companies who are going to be listed, right? So that due diligence report should be issued. So for the investor, would be a more reliable thing that stock exchange analysts are there and they have a good research over there and have a good due diligence of that company. If you have a look into the public offering regulations, you will realize or you will come to an understanding of what the role of both the regulators are in an IPO. So both the regulators have a very, very intense and a very thorough due diligence ka pura process, in which both have some documentation requirements, both have the requirement of closely looking into the financials of an issuer.
जहाँ तक आपने बात की फाइनेंशियल्स की, अगर आप प्रोस्पेक्टस देखें तो TOMC के पिछले 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स आर देयर इन, so you can have a look into it. आपके उन पे कोई सवाल हो, again I would recommend you can ask the consultant. However, our job and our primary job is to make sure that a prospectus is very thorough, number one, and number two, that it contains all the risk disclosures that are needed by an investor in order to make an informed decision regarding an IPO. And I'm sure that you will find that right when you open the prospectus, as well as in the risk section of the prospectus, very clear disclosures have been given regarding the issue. So where I can find this due diligence report actually? There is no due diligence report. You can find out what our responsibilities are if you have a look into the regulations, number one. Number two, if you open the prospectus, if you have a look into section 1, you can find out that we have given our approval and a disclaimer is also given. Why is that disclaimer given? That disclaimer is given to let the investors know that they need to make their own decision too. The issue is vetted, the issue is analyzed, the issue is approved. However, we would like all investors, depending on their own risk appetite, right? We would not know the risk appetite of each and every individual out there. So an individual needs to invest looking at his own risk appetite and the issuer. You know, what are the risks inherent in that issue? And then you can make a smart decision regarding investing. Because when I'm looking at the prospectus, I have saw some bonus issues were issued at the time in 2019 only. So that's a huge amount of actually of that share capital. Around of from 70,000 that for 50 were about for that bonus issues. So I was thinking of that thing actually. Yeah, but I don't understand what's the question here. The issuer is allowed to go for a bonus issue, right? Yeah, bonus issue is there, but some report from the stock exchange would be there, and then it would be, you know, a brief report for the investor also. As I early told you that investors are the asset of that stock exchange. No, bilkul, investors are an asset, but that is not our job to make an investment recommendation. Our job is not to recommend, like I just said. Our job is to facilitate issuers to come to the market to facilitate IPOs, and then leave it to the best judgment of the investor to make up an investment decision. Avinash, I think आप questions जी अस्मा आंसर कर चुके हैं. अविनाश, I think आपका आंसर कर चुके हैं. हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्लीज. जी सरमद सिद्दीकी साहब. सैरिश, मेरे ख्याल से हम ये लास्ट 2 क्वेश्चंस लेते हैं ताकि हम प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर सकें और फिर एंड ऑफ द सेशन फिर बाकी क्वेश्चंस आप कर सकें. श्योर. ठीक, तो लास्ट सरमद सिद्दीकी साहब प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं. जी सरमद साहब प्लीज क्वेश्चन कर लें. आई थिंक ये अवेलेबल नहीं है. हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. जफर, कैन यू हियर मी नाउ? जी सरमद साहब प्लीज. जी मेरा क्वेश्चन, I'll try to go back to the initial presentation that was made by the by I think Asma Shahid, I don't know the name. Yeah, the question is, if any investor want to go for a e-IPO subscription, let's say for this the organic meet which is coming up in the next week, yeah, Monday, Tuesday, Wednesday. Once it is done through this e-IPO option, how this will be transferred to the brokerage if I have one? All right, sir, I'll answer that question. Once you've made the subscription and you've done your payment, so yeah, then the shares are basically credited by the registrar of the issuer. Like currently, even when you are subscribed for an IPO, the shares are credited to your account by the respective registrar of the issuer. Similarly, over here as well, whatever subscriptions are being made through e-IPO, they are credited in the account through the registrar. Yeah, but it will come to the CDC account, right? But it will not go to the brokerage account. We need to go for a separate option to ask the brokerage to link it with them.
right? No, sir. It will come in any account. It will also come in your sub account. If you've made the application through your sub account, then the shares will be credited in your sub account. If you've made the subscription request on the basis of your investor account, then the shares will be credited in the investor account. It depends upon whether you've made the subscription through the account which you've maintained with the broker, or whether you've made the subscription through the account that you maintain with IES. Okay. So that is the option that we need to pick up what you were explaining in this eIPO portal. Yes, sir. You would be entering the participant ID and the account number. Hence, that is going to be the subscription mode, and that is going to determine where your securities will be credited. Okay, thank you. Thank you, जी. Next हाँ, I question. guess हम प्रेजेंटेशन एक मरतबा कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिर उसके अंदर हो सकता है उसके अंदर भी इन्हीं लोगों को और क्वेश्चंस हों. प्रेजेंटेशन में आपके सिर्फ मास्टर यूजर का जो रह गया है, ज़कात वाला रहेगा. नहीं, ये पहले असल में ये Okay. पहले हम इसका ज़कात से पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं. ओके. जी, जफर कुरैशी साहब, प्लीज आप क्वेश्चन करें. जी, जफर कुरैशी साहब. सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह ही हम eIPO में जाते हैं और अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन डालते हैं, अपना अकाउंट नंबर या अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट नंबर, तो हमारी ऑटोमेटिकली सारी जो डिटेल्स हैं वो उसको कंप्यूटर को पिक कर लेनी चाहिए, ताकि जिस तरह ही पीछे आया है कि जी वो मिस्टेक हो गई और कई दिन तक उनको शेयर्स नहीं मिले. और उनका क्वेश्चन भी वैलिड है कि उन्होंने जो शेयर परचेज किया है, अगर उसकी प्राइस नीचे चली जाती है तो इन्वेस्टर को तो लॉस हो गया. प्रेजेंटेशन में नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिकली पिक करना चाहिए. और सिर्फ अबे वो कैन यू हियर मी? 1.5 स्लाइड वो इसे. हेलो जी सर, प्लीज आप हैं तो आई थिंक. हेलो. जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि भी उसको कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली मेरी डिटेल ले लेनी चाहिए और वो मुझसे सिर्फ ये पूछे कि मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो उठाने हैं, उसके अगेंस्ट उसकी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए, ताकि मुझे कम से कम फॉर्म फिल करना पड़े. जिस तरह हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हैं, तो अगर हमने ऑलरेडी हमारा उनके पास अकाउंट पहले है, आइडेंटिफिकेशन है, तो वो सिर्फ 2-3 एंट्रियों के बाद नाम और आइडेंटिफिकेशन नंबर के बाद कंप्लीट डिटेल जो है ना फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ जाती है, ऑटो फिल हो जाता है उसका फॉर्म जो है. सर, यहाँ पर भी बिल्कुल यही चीज होगी. जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि रजिस्ट्रेशन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जब आप ई सर्विसेज को फर्स्ट टाइम आप अगर कोई जो है एक्सेस कर रहा है, ठीक है, उसमें तो 3-4 डिटेल्स देती हैं जिसमें आप अपना ईमेल, मोबाइल और अपना CNIC वगैरह डिटेल्स दे रहे थे. जो बाद में सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आपको जो डिटेल्स नजर आ रही थी वो ऑटो पॉपुलेट ही होती हैं. आप अपना पार्टिसिपेंट नंबर और अकाउंट नंबर दोनों जो ऐड करते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपके अकाउंट से ऑटो पॉपुलेट होती हैं. उसमें आपकी कोई इशू नहीं है कि उसमें आपकी डिटेल्स गलत होंगी, क्योंकि वो आपके अकाउंट से उठकर आ रही हैं. ठीक है, आपको सिर्फ उस पे सेव प्रेस करना होता है सब्सक्रिप्शन अमाउंट को, अपना सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स को ऐड करने के बाद. ठीक है. अच्छा, इसमें इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है उसके लिए कोई लिमिट तो नहीं है, वो कहाँ तक इन्वेस्ट कर सकता है, कितने शेयर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकता है? सर, इसके लिए जो है आप जो भी प्रोस्पेक्टस आ रहा है इशू का, उसमें आपको जो है वो चेक करना होगा. जो प्रोस्पेक्टस आ रहा है इशू का, उसमें उसकी लिमिट्स डिफाइंड होती हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज. ओके. अच्छा, दूसरा मुझे ये बताए, जो पहले बात हो रही थी कि जो इनकी जो ड्यू डिलीजेंस वगैरह करते हैं आप, जिनके लिए IPO करना होता है आपने, ठीक है ना, इसमें होता क्या है कि ये इन्फ्लेटेड अपनी जो है ना बुक्स दिखा देते हैं, रिपोर्ट्स दिखा देते हैं. इसी तरह राइट के इशू में होता है, इसी तरह ये जो सब्सक्रिप्शंस करनी होती हैं, eIPO करने होते हैं, इन्वेस्टर को ये चीट कर रहे होते हैं बेसिकली. और जैसे ही ये एक दफ़ा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, बेशुमार कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस
ड्रास्टिकली नीचे चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है, जो एक आम आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वो अकाउंट्स वगैरह नहीं जानता, वो आपकी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकता, तो वो उसमें लॉस करके निकल जाता है और वो 10 लोगों को और जो है ना इससे बदजन करता है। वेयर एज के पूरी दुनिया में इस एक्सचेंज के थ्रू लोग इन्वेस्टमेंट जनरेट करते हैं और इंडस्ट्रियलाइज करते हैं अपने अपने कंट्रीज को। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे जो है ना ये चीजें फेस कर रहे हैं कि आप एक गुड फेथ में, जिस तरह मैं आपको हैस्कॉल की मिसाल देता हूँ, हैस्कॉल का शेयर प्राइस 265 रुपीज पे थी और नेक्स्ट डे जब लोग उठे हैं तो पता चला जी वो 65 रुपए पे आ गई है। क्या हुआ है जी, इन्होंने 60 रुपीज का लॉस शो कर दिया, वेयर एज के उससे पहले वो प्रॉफिट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो इन्वेस्टर कहाँ जाएगा? जी अस्मा, आप प्लीज इसका क्वेश्चन। अच्छा, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। पहले आपने बात की इन्फ्लेटेड बुक्स की, ठीक है? ये तो सर अकाउंट्स जो होते हैं विद इन अ प्रोस्पेक्टस बाय लॉ, बाय रेगुलेशंस, दे हैव गॉट टू बी ऑडिटेड। सो देयर आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद यू। जहां तक अकाउंट्स की बात है, दे आर ऑडिटेड। सो उस पे मैं मैं सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। Sir, if I could comment on each and every point you have mentioned, and then you can ask me any further questions. Okay. I will willingly and happily take any questions that you have. आपने second बात की short term gains की। देखिए, हम भी मार्केट में हैं, हमें पता है कि IPOs के अंदर a lot of people invest in order to make short term gains. So a lot of people invest. They feel that right after the IPO, once the script gets listed on the market, it is going to, let's say, go up, and they do plan to sell. So their holding time or their holding period is short term. However, there are investors who would like to invest, for the long term, and to them, I would advise that they should always invest in IPOs that they feel are a good buy in the long run. Number one. अच्छा, फिर आपने बात की okay, then I think you spoke about Hascall. जहाँ तक Hascall की बात है, this issue was highlighted even to us by a few investors, and this issue had been forwarded to the commission. And from what we heard from them is an investigation is being done into the company, and results of the investigation, however, have not been shared with us. And when something comes to the forefront, we would definitely share with you. नहीं, देखें, वो जब तक आएगा, इस बात को भी 6 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन ये मार्केट में इन्वेस्टर्स में तो एक बददिली पैदा कर देता है ना। अच्छा, दूसरी जो बात आप कह रहे हैं ना कि आप लोग ड्यू डिलीजेंस करते हैं, माजरत के साथ पूरे पाकिस्तान में जो बुक्स जो लोग ऑडिट कर रहे हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स बना रहे हैं। जफर साहब, यहाँ थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। देखें, आप हम सेशन ये कंडक्ट करें कि आप कोई भी क्वेश्चन करें, हम उसका आंसर करें, हम उस पे अगर आपका बहरहाल ये देखें, मैं मेरी बात सुने ना, मैं चूंकि मैं काफी ज्यादा इंडस्ट्री से रिलेटेड भी रहा हूँ, नाउ आई एम ए रिटायर्ड मैन, और मैं जस्ट इसको एज ए हॉबी मैंने अडॉप्ट किया। ठीक है, मेरा ख्याल है कोई 10-20 लोगों को तो मैंने मना कर दिया कि भाई छोड़ दो, आप स्टॉक एक्सचेंज में ना आना, यू विल लूज मनी बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम। हम यहाँ फैसिलिटेट करने के लिए देखें, मैं आपका देखें, देखो, हम अपनी प्रॉब्लम्स किसको बताएंगे? ठीक है, आप यहाँ एक फोरम पे बैठे हैं, जस्ट गिव मी द टाइम टू टेल यू, और मैं इसको गुड फेथ में कर रहा हूँ। गुड फेथ में लेकिन जफर साहब देखें, मैं आपको चाहता हूँ कि लोग इन्वेस्ट करें। जफर साहब, मैं चाहता हूँ हमने एक सेकंड मैं आप कंप्लीट कर लूं कि हम चाह रहे हैं कि ये फोरम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्यूरीज को एड्रेस कर सकें, इसलिए हमने ये सेशन किया है कि लोग क्वेश्चन करें, हम उसका आंसर करें। अगर हम एक क्वेश्चन के डिस्कशन में चले जाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आप इसको मार्क करें और इसको जरा देखें इस इशू को, ठीक है ना? बिल्कुल, आपकी कोई भी इस तरह की क्वेरी हो तो आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। आप चैट ऑप्शन में देखेंगे, आपको सीडीसी के आपको हेल्पलाइन और ईमेल एड्रेस भी शेयर कर देता हूँ, आप बिल्कुल आप क्वेरी कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ, चल ठीक है, ओके, थैंक यू। जी अली रब्बानी साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अली साहब, am I audible? Yes.
I want to know, like, if I am subscribing to an IPO, are there any charges for keeping my shares in the CDC account annually or monthly? If I am later selling these shares, would CDC be charging any service charges over these shares? सर आप सीडीसी अकाउंट में अगर आज भी अगर आपने शेयर्स रखे हुए हैं तो उसके कस्टडी चार्जेस आप पे कर रहे होते हैं और आप एनुअल जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस फी भी पे कर रहे होते हैं। तो लाइकली आप जो है अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं और आप अगर उसमें शेयर्स जो हैं वो पार्क कर रहे हैं तो आप जो एनुअल अकाउंट की जो आप एनुअल मेंटेनेंस फी पे करते हैं और जो कस्टडी फीस पे करते हैं वो आपको ऑब्वियसली पे करनी होगी। Okay. Is it fixed amount or is it based on number of shares? सर इसका आप हमारे टैरिफ में देख सकते हैं, वेबसाइट पे टैरिफ अवेलेबल है, उसमें बेसिस उस पे अवेलेबल है कि आप जो है किस बेसिस पे जो है उसकी कैलकुलेशन को कर रहे होंगे। Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू। जी सैयद फाखिर हसन साहब प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि अगर मेरा सीडीसी अकाउंट जो है वो जॉइंट अकाउंट है तो विद अ सिंगल पार्टिसिपेंट आईडी, तो क्या मल्टीपल एप्लीकेशन मतलब ये सिंगल पार्टिसिपेंट आईडी से दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती? सर जिस तरह से आज आप जो है वो जॉइंट होल्डर सब अलग-अलग सब्सक्रिप्शंस फाइल कर सकते हैं, उसी तरह से बिल्कुल जो है हर जॉइंट होल्डर जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। सेपरेट लेकिन आपको करनी होगी डेफिनेटली, लेकिन आप जो है सेपरेटली सब फाइल कर सकते हैं। जी थैंक यू। अब्दुल करीम साहब प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अब्दुल करीम साहब। हेलो हेलो। जी करीम साहब क्वेश्चन कर सकते हैं आप। आई थिंक इनकी माइक में इशू है, हम नेक्स्ट ले लें। जी तैयब शाह साहब प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मेरा ज्वाइंट अकाउंट है पार्टिसिपेंट में भी और सब अकाउंट भी, तो जो दोनों ज्वाइंट हैं वो दोनों सेपरेटली फाइल कर सकते हैं और उसके लिए क्या दोनों को अलग ई सर्विसेज दोनों सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे? जी बिल्कुल सर, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है कि दोनों को अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अलग से करनी होगी बिकॉज ऑब्वियसली वो आपके यूआईएन के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो दोनों जो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं या जो भी जितने भी जॉइंट अकाउंट होल्डर्स अगर एक अकाउंट में हैं तो वो अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है सेपरेटली कर रहे होंगे। ओके थैंक यू। थैंक यू। जी आफ्ताब साहब प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बस एक छोटी सी चीज़ पूछनी थी। मेरा पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कराई थी कोई तकरीबन 2 साल पहले ना ई सर्विसेज के ऊपर, और अभी रिसेंटली मैंने जो है ना अपना सब अकाउंट खोला है, मेरे ख्याल हार्डली 4 मंथ्स हुए हैं। लेकिन मेरी पार्टिसिपेंट आईडी मैं कैसे अपडेट कर सकता हूँ आपके पोर्टल के ऊपर टू सब्सक्राइब दिस ईआईपीओ, क्योंकि मैंने देखा वो विजिबल नहीं है। जी सर। सर अगर आपने एक और अकाउंट खुलवाया है तो आप ऑब्वियसली जो आपने अकाउंट ओपन आपने किया है तो आप कह रहे हैं कि आपको वो विजिबल नहीं है, तो जब आप उसको सर्च कर रहे हैं तो वो आपको जो है आईडी क्या उसमें नजर नहीं आ रही? जी बिल्कुल, मुझे आईडी नजर नहीं आ रही है, जबकि मेरा एनआईसी, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा पासपोर्ट तमाम मतलब सेम है। सर इसमें अगर आपका कोई सेपरेट इशू है जो कि आपके स्पेसिफिक अकाउंट के हवाले से तो वो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने एंड पर। वैसे ये होना नहीं चाहिए, बट अगर आपकी ऐसी कोई इशू आ रहा है तो आप बिल्कुल जो हमारी जो इन्फो का ईमेल एड्रेस है वहाँ पर या कॉल सेंटर पे अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, हम इसको बिल्कुल टेकअप करवा लेंगे। ठीक है, वैसे मुझे जनरल कोई इशू नहीं आता, मतलब जब भी मैं अपने शेयर्स वगैरह सेल और परचेज करता हूँ, लेकिन फॉर ईआईपीओ डेफिनेटली मुझे वो कंफर्म करना है कि अगर मैं सब्सक्राइब करूँ तो फिर वो डिलीवरी उसकी जो है ना वो प्रॉपरली हो जाए,
कोई ऐसा इशू ना हो उसमें। I'll take a screenshot and I will send you. Sure. Thank you. जी सैयद नजमुद्दीन आलम साहब प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी नजम साहब प्लीज क्वेश्चन करें। तो आई गेस वो म्यूट पर हैं। नहीं उठा रहे, हम नेक्स्ट ले लेते हैं। सैयद रजा साहब प्लीज क्वेश्चन कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मुझे पूछना था कि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ऑफर स्लॉट साइज जो आ रहा है 500 का आ रहा है, तो इससे ज़्यादा की स्लॉट ऑफर ही नहीं है, मतलब कि 500 से मतलब ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते शेयर्स के लिए, जो ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड के हवाले से। जी जी सर। जी सर इसमें जी सर ऑफर स्लॉट्स जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल 500 के स्लॉट्स में ही ऑफर हो रहा होता है, इसीलिए वो आपके पास 500 में नजर आ रहा है। दैट इज द मिनिमम अमाउंट दैट यू कैन बेसिकली सब्सक्राइब, और उसमें आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन सर कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरे मुझे पूछना था कि मेरे भाई को भी अप्लाई करना था, पर उसका कोई सीडीसी या फिर किसी और जगह अकाउंट नहीं है, तो वो बाद में मुझे ट्रांसफर कर देगा, तो जरा वो ट्रांसफर का प्रोसीजर अगर आप समझा देती हैं कि किस तरीके से वो ट्रांसफर होंगे। सर जैसे ताहा ने अर्ज किया था कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक अपनी अकाउंट रिलेटेड क्वेरी है तो वो आप अलग से हमें पोस्ट कर सकते हैं। और अगर उनका अकाउंट नहीं है तो वो आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसके थ्रू जो है वो उसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं, पर उसको तो सेल भी तो करना होगा ना बाद में, तो सेल तो नहीं कर पाएगा वो किसी भी तरह। सर आप जब आईपीओ फैसिलिटेशन के थ्रू सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद उनको अकाउंट ओपन करना होगा ताकि वो अपने शेयर्स को आईपीओ फैसिलिटेशन से अपने अकाउंट में मूव कर सकें। जब उनका अकाउंट उस वक्त ओपन हो जाएगा और शेयर्स वहां पार्क हो जाएंगे, उसके बाद वो आपको ऑब्वियसली ट्रांसफर कर सकेंगे। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोहम्मद हुज़ैफा साहब प्लीज क्वेश्चन करें। मुझे ये सवाल था, अगर किसी ब्रोकर में अकाउंट नहीं है तो डायरेक्ट ईआईपीओ से बुक कर सकते हैं अभी और बाद में उसको ब्रोकर में ट्रांसफर करना? सर सॉरी आप दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मैं कह रहा हूँ अगर किसी ब्रोकर में अकाउंट नहीं है, ब्रोकर हाउस में, तो ईआईपीओ से सब्सक्राइब करके उसको बाद में ट्रांसफर कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर आईपीओ फैसिलिटेशन से कर रहे हैं तो भी आप ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर आप सब अकाउंट खोल के वहां कर सकते हैं, और अगर आपका कोई आईएस अकाउंट है और आप वहां से उससे कर रहे हैं तो भी आप बाद में उसको ब्रोकर वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सर मैं आईएस अकाउंट से कर रहा हूँ। जी सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सुलेमान लियाकत साहब प्लीज आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। Is my voice audible? Yes, जी sir. जी। Okay, I'm an overseas Pakistani and I just went through your presentation. It's an informative one. I just during the presentation I got registered. Now I just wanted to know, I don't have a CDC account. So as you told that after getting subscription, I can use the facilitation account. After, if I get the subscription in my name, after that, what I need to do? Should I need to open an account? There's an option coming, account opening, or should I go through a broker? सर इसमें आपको बिल्कुल अकाउंट ओपन करना होगा। You would be needing to open an account and with a then broker you would, or with a CDC? With a broker or with CDC? So you can open an account with both entities. You can either open it with a broker or you can open it with the CDC. That is your choice. But afterwards, how it will be linked if I want to sell it out? For selling it out, for doing any transaction, you would need a broker. You need a broker for that, sir. Yes, sir. Because for the time being, there will be a temporary account as a facilitation account. Yes. Then you will transfer that into an CDC account, and if I want to do any transaction, then I need to link it with the broker. That's the process?
So that's the process. The process is that the temporary account is the IFA account in which we will park the securities. Once you open an account and you provide us the details, we will transfer the securities in your relevant account, and from there on, you can process any transactions that you want. Okay. So at current point in time, can I simultaneously request for account opening, or should I wait for the subscription? Yes, you can open an account at this point in time, sir. After registration, I can open an account. That option is valid currently. So just सुलेमान साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। मेरा नाम फारूक है जी, बोले। बेसिकली इसमें जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो किसी आईपीओ से रिलेटेड नहीं है। आपका जब दिल चाहे आप अकाउंट खुलवा लें। अच्छा, बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो ये चाहते हैं कि वो मार्केट में इन हो मगर किसी न किसी आईपीओ के तहत इन हो, तो उनके लिए ये फैसिलिटी दी गई है कि बजाय इसके कि पहले वो अकाउंट की पूरी एक फॉर्मेलिटीज को पूरा करें, वो पहले एक आईपीओ में सब्सक्राइब करा लें आईएफए का अकाउंट सेलेक्ट करके, और जब उनकी एप्लीकेशन जो है वो कामयाब हो जाए, जब उनको वाकई शेयर्स अलॉट हो जाए, तो उसके बाद वो अपना अकाउंट खुलवा लें। अच्छा, कुछ एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमको जो है वो पहले से ही अकाउंट खुलवाना है और डायरेक्टली हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो, ताकि जैसे ही अकाउंट क्रेडिट हो हम इसको मार्केट में बेच सके। तो इसके लिए कुछ, अच्छा, उसमें एक 50-50 चांस भी होता है कि आपने अकाउंट खुलवा लिया, हो सकता है आपकी एप्लीकेशन ना लगे, तो ये वो रिस्क है जो कि इन्वेस्टर खुद लेता है। अगर तो आपने पहले से अकाउंट खुलवाना है और आपने ये रखा हुआ है कि मैं उसको फौरन ही सेल आउट करूंगा, तो फिर आप अपनी अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसीजर है वो पहले कंप्लीट कर लें। और अगर आपको ये है कि नहीं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मेरे आईएफए में जब लग जाएंगे, जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मेरे शेयर्स मुझे मिल गए हैं, मैं इस एप्लीकेशन कामयाब हो गई है, तो फिर मैं अकाउंट खुलवा लूंगा और फिर मैं जरा सा देखूंगा और देखने के बाद बेचूंगा। तो इट्स टोटली अप टू यू। दोनों केसेस में आप अकाउंट जब चाहे खुलवा सकते हैं। Just one more thing to recheck the e-payment option. The payment should be made through the same person's account, or it could be made through any account. For example, I'm registering as a single person, but I have a joint account, or vice versa. It could be anything. So मेरे ही account से payment होनी चाहिए in any form, whether it's a single account or a joint account. देखें, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है और उसमें आपका अकाउंट टाइटल में आपका नाम आ रहा है, क्योंकि जी हाँ, तब भी तो भी पेमेंट एक्सेप्टेबल होती है, मगर कम से कम ऐसा नहीं हो सकता कि किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट से जो है ना पेमेंट हो जाए। उस केस के अंदर एससीसीपी के पास ये राइट होता है कि वो आपकी पेमेंट को और आपके शेयर्स को दोनों को होल्ड कर ले। तो उसमें बिला वजह लिटिगेशन में जाने से बेहतर है कि जो एससीसीपी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक आप अपने ही अकाउंट से करें। अच्छा, उसमें अगर आपका जॉइंट भी है तो तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वदूद अली साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कर लें। ये हम 2 क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद हम सेशन कंप्लीट करके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन लेंगे। जी वदूद साहब, प्लीज क्वेश्चन कर लें। मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। जी अफजल साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कर लें। जी अफजल साहब। Could you hear me now? Yes, we can hear you. My name is Asjad, and my question is that how long I can park my shares temporarily in IFA account? Is there any time restrictions? Hello. जी सर, इसके अंदर जी फारूक साहब प्लीज। जी, इसके अंदर बिल्कुल टाइम रिस्ट्रिक्शन है। विद इन जैसे ही एप्लीकेशन लगती है तो आपको विद इन 40 डेज के अंदर जो है अपना अकाउंट खुलवाना है, और खुलवाने के बाद जो है उसको अपने अकाउंट में इसको ट्रांसफर करवाना है। The thing is, because of COVID-19, I think that CDC have provided the 90 days for the biometric.
तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर उसमें कोई डिले होता है, कैन वी एक्सटेंड दैट 40 days टिल 90 days? देखें, इट विल डिपेंड कि SECP के इसके ऊपर क्या रूलिंग्स आती हैं। अगर वो किसी चीज की एक्सटेंशन देते हैं तो डेफिनेटली वो एक्सटेंशन जो है वो हम भी पास ऑन कर रहे होंगे इन्वेस्टर्स को। मगर अभी तक जो है वो तो 40 डेज ही है कि 40 डेज में। अच्छा, इसमें आप सिंप्लीफाइड अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और इसी वेबसाइट पे एक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस फॉर्म भी है मौजूद। अगर आप चाहते हैं कि अपना आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें तो आप एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद बगैर CDC आए अपना कम से कम ये तो कंफर्म कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सही है, और जब वो वैलिडेट हो जाता है तो फिर आप CDC विजिट करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू जी। लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कलीमुल्लाह साहब, आप प्लीज क्वेश्चन कर लें, फिर रिमेनिंग क्वेश्चन हम एंड ऑफ द सेशन ले लेंगे। हमारे एक प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा पोर्शन रह गया, उसको कंप्लीट करके हम रिमेनिंग क्वेश्चन ले लेंगे। जी कलीम साहब। जी कलीम साहब। जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है जी कलीम साहब, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, आपके माइक शायद सही। There seems to be some issue with the mic or internet, I guess. जी ठीक है। सैरिश, फिर हम कंप्लीट कर देते हैं रिमेनिंग प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम Q&A रिमेनिंग ले लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़कात रिपोजिटरी के ऊपर। मैं आपको भी बताती हूँ कि ज़कात रिपोजिटरी क्या है और बेसिकली हम आपसे ये जो है वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं। CDC ने ज़कात रिपोजिटरी लॉन्च की है। जैसे कि आपको पता है कि अगर इस वक्त कोई ज़कात नॉन डिडक्टेबल स्टेटस या जो है कोई नॉन मुस्लिम्स नॉट एप्लीकेबल स्टेटस मार्क करवाना चाहते हैं अपने अकाउंट में, और वो चाहते हैं कि वो ज़कात की जो पेमेंट है वो जो है उनके डिविडेंड्स पे ना की जाए, तो उसके लिए जो है आपको ज़कात डिक्लेरेशन या सॉलम अफर्मेशन लेटर अपने जो है पार्टिसिपेंट्स को सबमिट करना होता है। CDC ने जो ये रिपोजिटरी लॉन्च की है उसके बेसिस पे अब ये फॉर्म्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन होंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये फॉर्म्स जो हैं वो आपके जो है ब्रोकर के पास भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन रहेंगे और इसका एक्सेस जो है वो रजिस्ट्रार्स के पास और ज़कात अथॉरिटीज़ के पास होगा, ताकि वो ज़कात एग्जेम्पशन और ज़कात डिडक्शन की जो भी वेरिफिकेशंस हैं उसको अकॉर्डिंगली जो है प्रोसीड कर सकें। ब्रोकर्स, नॉन ब्रोकर्स और IAS तीनों किस्म के पार्टिसिपेंट्स को के लिए रिक्वायर्ड है कि वो ओरिजिनल या अटेस्टेड इन ओरिजिनल ज़कात डिक्लेरेशन और ओरिजिनल सॉलम अफर्मेशन लेटर्स को अकाउंट्स के अंदर जो है वो अपलोड करें। इसमें मैं आपको एम्फसाइज कर दूं, ओरिजिनल और अटेस्टेड एंड ओरिजिनल का हमारा मतलब ये है कि ओरिजिनल तो आपका जब एक ओरिजिनल स्टैम्प पेपर पे ज़कात डिक्लेरेशन होता है, अटेस्टेड एंड ओरिजिनल में जो है जो आपकी नोटरी पब्लिक से आप अटेस्टेशन कराते हैं वो इन ओरिजिनल होनी चाहिए। वो फोटोकॉपी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी जो नोटरी पब्लिक की अटेस्टेशन है वो जो है वो आपकी बिल्कुल जो है वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए और वो कलर्ड फॉर्म में होनी चाहिए एज पर दी ज़कात लॉज। तो जो नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो नॉन डिडक्टेबल स्टेटस लेना चाहते हैं वो ज़कात डिक्लेरेशन जो है, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सॉलम अफर्मेशन लेटर जो है वो सबमिट करवाते हैं और ब्रोकर्स के लिए रिक्वायर्ड है कि वो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। ये रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि फ्रॉम सितंबर 1 2020 इशूअर्स और RTAs जो है इसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बेसिस पे आपके डिविडेंड में ज़कात की डिडक्शन के डिसीजंस ले रहे होंगे। यानी कि सितंबर 1 2020 के बाद से अब जो भी डिविडेंड आएंगे उस पे ज़कात डिडक्शन की जो भी प्रोसेसिंग होगी वो इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बेसिस पे होगी। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे और आपको जो है ये इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि आप अपने ब्रोकर से इस चीज़ को जो है बिल्कुल कंफर्म करें कि आपके जो आज एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं उसमें आपकी प्रोवाइडेड फॉर्म्स को अपलोड कर दिया जाए और उसको इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट्स में मेंटेन किया जाए। जो आज न्यू अकाउंट ओपनिंग हो रही है वो तो ऑब्वियसली जो है फॉर्म के बेसिस पे ही हो रही है और वो न्यू अकाउंट जो है उन फॉर्म्स के बेसिस पे ही ओपन हो रहे हैं।
बट जिनके पुराने अकाउंट्स हैं, जिनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं, उनके लिए वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट प्लीज टेक इट अप विद योर पार्टिसिपेंट्स। आप अपने ब्रोकर्स, अपने पार्टिसिपेंट से इसको डिस्कस करें और उनसे कंफर्म करें कि वो आपके ज़कात फॉर्म्स को इस टाइमलाइन में अपलोड कर दें। नेक्स्ट आई लाइक टू डिस्कस की टेकअवेज। इसमें बस हमने ये डिस्कस किया था आज के प्रेजेंटेशन में कि हम आईपीओस को कैसे इलेक्ट्रॉनिकली सब्सक्राइब करेंगे, ब्रोकर्स कैन सब्सक्राइब ऑन योर बिहाफ, आईएफए को डिस्कस किया था और हमने आपको आज ज़कात रिपॉजिटरी के बारे में भी इन्फॉर्म किया था। थैंक यू, दैट्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय एंड। वी कैन टेक द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नाउ। जी थैंक यू सर। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। जी हबीब बाबर साहब, आप क्वेश्चन कर लें प्लीज। जी हबीब बाबर साहब। जी मेरा क्वेश्चन है कि ये ब्रोकर्स के थ्रू अगर हम आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करें तो वोंट दैट बी मोर कन्वीनियंट? सर दैट इज योर चॉइस इंटायरली, दैट इज आपकी अपनी कन्वीनियंस है बिल्कुल आपके पास, इसीलिए हमने ये ऑप्शन अवेलेबल रखा है कि अगर आपकी कन्वीनियंस ब्रोकर के थ्रू है आप ब्रोकर के थ्रू कर लें, अगर आपकी कन्वीनियंस आईएस के थ्रू है आप उसके थ्रू कर लें। बस इसके अंदर सॉरी सर एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगा कि बिफोर डिसाइडिंग के आपको ब्रोकर के थ्रू करना है या खुद अपने ओन सब्सक्राइब करना है, प्लीज मेक श्योर कि आपके ब्रोकर ने ये फैसिलिटी अपने पास अवेल की हुई हो जिसके अंदर वो ये सर्विसेज ऑफर कर रहा हो कि वो आपके बिहाफ पे आईपीओ सब्सक्राइब करे। तो ये ना हो कि लास्ट डे आप अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो और ब्रोकर ने ये फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को दे ही ना रहा हो फॉर वन रीजन और द अदर। तो बिफोर डिसाइडिंग यू नीड टू गेट इन टच with the broker कि भाई वो अगर वो ये फैसिलिटी ऑफर कर रहा है to his clients तो definitely you can subscribe through your broker as well, otherwise you have the option to subscribe it on your own. Okay, thank you. I shall do that inshallah. Thank you. Thank you अबीर साहब। वदूद अली साहब प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी वदूद साहब आई थिंक अवेलेबल नहीं है। मोइज अहमद साहब प्लीज आप क्वेश्चन कर लें। सुलेमान लियाकत साहब आप क्वेश्चन कर लें प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी असफर साहब प्लीज क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत हेल्पफुल प्रेजेंटेशन रही है। मैं भी असल में अपना सीडीसी का अकाउंट देख रहा था आईपीओ का, तो जैसे आपने कहा था कि ब्रोकर को आप ऐड इन कर सकते हैं, तो मुझे ये काइंडली गाइड करेंगे कि पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट आईडी से क्या मुराद है, क्योंकि मैं जब डिटेल देख रहा हूँ तो उसमें जस्ट सीएनआईसी तो मेरी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो शो नहीं हो रही है। तो ये क्या सीडीसी ने इसको अपडेट नहीं किया है, क्या इश्यूज हैं इसमें? सर इसमें जहाँ तक पार्टिसिपेंट आईडी की बात है तो पार्टिसिपेंट आईडी जो है, अगर आप ऐड पार्टिसिपेंट की बात करें, आप वहाँ पे अपने पार्टिसिपेंट ऐड करने के लिए आपने ऑप्शन किया क्या? जी बिल्कुल सर, देखें एक तो ये कि वहाँ पर आपको वही पार्टिसिपेंट, अगर आपके पार्टिसिपेंट ने ये फैसिलिटी जो है ऑप्ट की हुई होगी तो आपके पास जो है वो पार्टिसिपेंट को सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल होगा। जस्ट लाइक मैं नॉर्मली बीआईपीएल यूज कर रहा हूँ, तो बीआईपीएल की जो पार्टिसिपेंट आईडी है वो उसमें देनी पड़ेगी जो उनकी? जी बिल्कुल सर, आपको बीआईपीएल की पार्टिसिपेंट आईडीज में देनी होगी, लेकिन इससे पहले आपको बीआईपीएल से ये भी कंफर्म करना होगा कि वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तभी आप उनको ऐड कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरे ये चीज मैं जानना चाह रहा था कि नीचे इसमें जितनी डिटेल्स आ रही हैं उसमें जस्ट सिंगल डिटेल अभी शो हो रही है मेरी, ये बाकी डिटेल्स जो है वो मिसिंग है। तो इज इट ये कि उसमें अपडेट नहीं हुई है, ये क्या है कि जब आप पार्टिसिपेंट आईडी प्लस अकाउंट आईडी जो आप दोनों ऐड कर देते हैं वो शो होती है, उसमें फिल इन हो जाती है? जी बिल्कुल सर, आपको अपना पार्टिसिपेंट आईडी के साथ साथ अपना अकाउंट नंबर भी डालना होगा इसमें। जब दोनों डालेंगे तब वो फिल होके आ जाती है इसमें डिटेल? जी बिल्कुल वैसे सिर्फ जस्ट सिंगल आपका सीएनआईसी ही रहता है? सर इस वक्त क्योंकि आपने अपनी अकाउंट की पूरी डिटेल्स नहीं डाली हैं तो इसलिए सिस्टम आपकी डिटेल्स इस वक्त जनरेट नहीं कर सकता है ना। लेकिन ये अकाउंट की डिटेल्स जो है वो कैसे होंगी, मतलब मैं यही जानना चाह रहा था कि अगर जैसे मैंने प्रोफाइल में जाके चेक किया तो प्रोफाइल में तो ये सारी डिटेल्स एडिट मोड में है नहीं, जैसे आप ईमेल एड्रेस वगैरह।
जी सर, वो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं ई सर्विसेज की। ये जो डिटेल्स आ रही हैं आपकी, ये बेसिकली आपने जो सीडीएस में अकाउंट खुलाया हुआ है बीआईपीएल में, वहां से फैच होकर आ रही हैं सर। उसके लिए आपको अच्छा दोनों पार्टिसिपेंट आईडी और अकाउंट नंबर देना होगा, तभी वो आपकी रेलेवेंट डिटेल्स को फैच कर सकता है। अच्छा, ठीक है, सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। खुर्रम मुराद साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं बेसिकली रियाद में जॉब कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानी से रिलेटेड था कि मैं अगर फर्स्ट करें ऑनलाइन मैं आईपीओ के लिए तो रजिस्टर हो जाता हूँ और आईएफए को यूज़ करता हूँ तो उसकी टाइम लिमिट 40 डेज है। तो अब सीडीसी का या ब्रोकर का अकाउंट बनाने के लिए कोई ऐसी सर्विसेज है कि मैं ऑनलाइन बना सकूँ, मुझे जाना ना पड़े वहाँ पे? सर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन है बिल्कुल। सीडीसी आईएस अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो वो आप जो है वो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन आपके पास जो है वो उसके थ्रू आप अकाउंट अपना चेक करवा सकते हैं। बाकी आप ब्रोकर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि वो आपको किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। दूसरा जो क्वेश्चन था वो आईएफए की ड्यूरेशन से रिलेटेड था, वो पहले ही आंसर हो गया, तो बस मैं यही जानना चाह रहा था। थैंक यू। थैंक यू जी। अरसलान सिद्दीकी साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अरसलान अहमद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ कराची से। बहुत माजरत के साथ मैं जल्दी ज्वाइन नहीं कर सका, अभी मुझे 10 मिनट ही हुए तो मैं प्रेजेंटेशन नहीं देख सका बिल्कुल भी। तो प्रॉब्लम जो या क्वेश्चन जो मेरा है वो बेसिकली ये है कि मैं 10 एप्लीकेशन भर रहा हूँ, मतलब मेरे घर वाले सारे, ठीक है। तो हम में से किसी का भी जो है राइट नाउ अभी सीडीसी अकाउंट नहीं है, तो मैं क्या करूँ? सर अगर आप में से किसी का भी इस वक्त कोई अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो आप जो है आईएफए अकाउंट का एक ऑप्शन है आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट, ठीक है। जब आप सब्सक्रिप्शन प्रोसेस में जाते हैं तो वो आपसे जो है रिक्वेस्ट करता है कि या तो आपका अगर एग्जिस्टिंग सीडीसी अकाउंट है तो आप उसको चेक मार्क कर दें, या फिर आप जो है आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट को चेक मार्क कर सकते हैं। आप उसके थ्रू जो है अपने जिनकी आपको जो है वो सब्सक्रिप्शन करनी है, ऑब्वियसली आप सब एप्लीकेशंस। उसके बाद सर आप रिक्वायर्ड होगा कि आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं और आप वहां पर अपने शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफर करवाएं। तो ट्रांसफर में कितना टाइम लगेगा? तो जैसे कि अभी पिछले इसमें बताया जा रहा था कि 40 डेज के विद इन आपको जो है ये ट्रांसफर करवाना होता है। सो बेसिकली आपके पास जब आपकी इंटीमेशन आ जाती है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई है, आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं और आप सीडीसी को रिक्वेस्ट करें कि वो ट्रांसफर एग्जीक्यूट कर दें और सीडीसी फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो वो ये तो मतलब कोई सॉर्ट आउट हेल्प आउट नहीं हुई ना, मतलब ये तो प्रोसेस तो मुझे मालूम था, ये तो है ही, ये तो पुराना प्रोसेस है। मतलब अभी कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर जैसे मंडे को अकाउंट खुलवा लूँ सीडीसी के, तो पॉसिबल है कि वो जो है मैं 14-16 को जो है मैं सीडीसी अप्लाई कर सकूं? सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ सर कि देखें, ये तो मुझे जो आपने सॉर्ट आउट बताया है कि वो इसमें तो फिर बहुत वही वाली बात है, टाइम लग जाएगा, वही डेज लग जाएंगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये पॉसिबिलिटी है कि मंडे को मैं जाके सीडीसी शारा फैसल पे जाके अकाउंट खुलवाता हूँ, 10 के 10 अकाउंट खुलवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग चले जाते हैं तो मैं मतलब मुझे वो अकाउंट के थ्रू में भर दूँ, या मैं ऑनलाइन ऐसे भर दूँ कि मेरे सीडीसी में ही आ जाए, ये 40 दिन का प्रोसेस ना ट्रांसफर ना करना पड़े। देखें सर, मैं आपको बताता हूँ 40 दिन का प्रोसेस क्या है। 40 दिन का प्रोसेस ये जी वैसे एक मिनट, ये देखें इसमें सॉरी आपका नाम? हेलो जी अरसलान साहब, देखिए जो 40 दिन का प्रोसेस है ना, ये ऐसा नहीं है कि 40 दिन लगेंगे। जब बैलेटिंग कंप्लीट होती है या सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होती है तो सब्सक्रिप्शन का जो आखिरी दिन होता है ना, इसके 10 दिन के अंदर जो है ना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। अब 10 दिन के अंदर चाहे वो आपका अकाउंट खुला हुआ हो तो भी क्रेडिट हो जाएंगे, या आपने आईएफए अकाउंट सेलेक्ट किया था तब भी क्रेडिट हो जाएंगे। आईएफए अकाउंट में क्रेडिट हो गए, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो जाएगी कि आपके शेयर्स जो है वो लग गए हैं। आपने 10 एप्लीकेशन भरी थी, 10 की 10 लग गई हैं और आईएफए के अंदर पड़ी हुई हैं।
जैसे ही आपके पास ये इंफॉर्मेशन आए, आप अगले दिन ही सीडीसी के पास आ जाएं और अपना अकाउंट खुलवा लें। आपके अगले दिन ही, ये जो 40 डेज की बात हुई थी ना, ये उन्होंने सवाल किया था कि कितने दिन तक यहाँ पे पड़े रहेंगे, यानी मेरे पास किसी इन्वेस्टर के पास कितने दिन हैं, जब उसके शेयर्स क्रेडिट हो गए तो कितने दिन तक आ सकता है। तो हमने उसको कहा था कि 40 दिन तक हम टाइम देते हैं कि वो आ जाए, तो उसके यहाँ पे शेयर्स पड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 40 दिन जैसे ही वो क्रेडिट हुए हैं, आप उसी दिन आ जाएं, अगले दिन आ जाएं, अगले 40 दिन में से किसी भी दिन आ जाएं। अगर आप अगले दिन भी आ जाएंगे ना, तो आप उस वक्त भी आके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं यहाँ पे। सही सही, मतलब मेरे पास वो फिजिकल शक्ल में मतलब नहीं होंगे, जो वो प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे ही अकाउंट खुलवाएंगे, आपका अकाउंट खुलेगा, ये उसी वक्त वहीं से आपके अकाउंट में ट्रांसफर उसी वक्त कर दिए जाएंगे। उसी वक्त कर दिए जाएंगे से मुराद नेक्स्ट वर्किंग डे पे सुबह सुबह ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सही, तो इस अब मतलब मैं जो हम 10 के 10 लोग जो है वो किस प्रोसेस से भरे, क्योंकि वो जो मैडम जब बता रही थी तो आवाज कट हो गई थी ना, तो मुझे देखिए, वो हम किस प्रोसेस से एप्लीकेशन भरे? अब आपकी मर्जी है कि आप अभी अकाउंट कल आ जाएं सीडीसी, मतलब मंडे को आ जाएं सीडीसी और आके अकाउंट खुलवा लें, और एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आईपीओ में अपने अकाउंट नंबर डाल के एप्लीकेशन भर लें। एक प्रोसेस तो ये है। दूसरा ये है कि अपने आप को 10 के 10 लोग यहाँ पे रजिस्टर कराएं अपने अपने CNIC से, और फिर यहाँ पे जाके जब एप्लीकेशन भर रहे हो तो अकाउंट नंबर की बजाय IFA अकाउंट सेलेक्ट कर लें और एप्लीकेशन भर दें। ठीक है ठीक है। और वो जो 10 के 10 लोग हैं, वो सारे के सारे लोग फिर अपने इंटरनेट बैंकिंग, अगर मीजान की है या किसी की भी, तो वहां पे जाएं, वहां पे CDC eIPO आ रहा होता है, वहां पे जाएंगे, जब एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करेंगे तो एक ट्रांजैक्शन आईडी उनको मिलेगी। वो ट्रांजैक्शन आईडी वहां डालेंगे तो जैसे के इलेक्ट्रिक के बिल की डिटेल फैच होके आ जाती है, ये डिटेल भी फैच होके वहां पे आ जाएगी, इसकी पेमेंट ऑनलाइन कर दें, और फिर वापस आके अपनी इस वेबसाइट पे चेक कर ले, यहाँ पे आ रहा होगा कि पेमेंट मेड, तो उनको बिल्कुल सुकून हो जाएगा कि पेमेंट हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू समझ ठीक है जी, आई गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है तैयब शाह साहब, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तैयब शाह साहब प्लीज। मेरा क्वेश्चन है ज़कात डिपॉजिटरी से रिलेटेड। इसमें जो ज़कात फॉर्म हमें वंस फॉर ऑल जमा कराना पड़ेगा, या ये रिपीट होगा कोई टाइम के बाद, यानी साल के बाद, या इस तरह से प्रोसेस होगा? और अगर कितना पुराना फॉर्म जमा करवा सकते हैं, कोई टाइमलाइन उसकी होगी कि 6 महीने पहले का अगर बना हुआ है तो वो जमा करवा दें? जी सर। जी तैयब साहब, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जब आपने अकाउंट खुलवाया होगा और अगर आपका ज़कात स्टेटस मुस्लिम ज़कात नॉन डिडक्टेबल है, तो आपने ऑलरेडी अपना CZ50 जमा करवाया होगा जब भी आपने अकाउंट खुलवाया होगा विद द ब्रोकर या IS, जिसके जो भी आपके पास अकाउंट मेंटेन हो रहा है। आपको सिर्फ इंश्योर ये करना है कि ये जो आपने CZ50 जमा करवाया हुआ है वो आपका ब्रोकर हमारे सिस्टम के अंदर अपलोड कर दे, क्योंकि अभी उसके पास ये फिजिकल फॉर्म में पड़ा हुआ है और वो उसको मेंटेन कर रहा है। उसकी मेंटेनेंस अब इलेक्ट्रॉनिक हो रही है। जो हम जिस चीज को रिटरेट कर रहे हैं या जिस चीज को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं वो ये है कि इन्वेस्टर्स अपने ब्रोकर से कंसल्ट करे, अपने ब्रोकर से ये कंफर्म करे कि उसके पास जो CZ50 आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है वो सिस्टम के अंदर अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि सितंबर 1 के बाद जो भी ज़कात डिडक्शन का डिसीजन होगा वो उस सिस्टम के अंदर जो फॉर्म्स अवेलेबल हैं उसकी बेसिस पे हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऑलरेडी एक CZ50 सबमिट किया हुआ है, आपको वापस सबमिट करने की जरूरत है, अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी जो कि आपका ब्रोकर आइडेंटिफाई करता है तो वो दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन अगर आपका फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट जमा हुआ है तो सिर्फ आपने कंफर्म या उसको इंस्ट्रक्ट ये करना है कि वो आपका ये फॉर्म हमारे सिस्टम में अपलोड कर दे ताकि आपकी ज़कात डिडक्शन इसके ऊपर ना हो। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू। इसमें एक क्वेश्चन और इसमें इससे रिलेटेड है कि पहले जो हमने जमा करवाए हैं, डेफिनेटली जमा हमने जरूर करवाए हैं, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में होंगे। जो अभी मैंने शायद सुना था कि कलर्ड कॉपी होनी चाहिए जो ये फॉर्म 50 जमा कर। देखिए ज़कात लॉ ये कहता है कि जो भी फॉर्म है वो फॉर्म उस वही एक्सेप्टेबल होता है, या तो वो ओरिजिनल हो या अटेस्टेड इन ओरिजिनल हो। तो अगर आपने सिर्फ प्लेन फोटोकॉपी सबमिट करवाई है तो वो तो वैसे भी ज़कात लॉ के मुताबिक वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो आपको या ओरिजिनल जमा करवाना होगा
या अटेस्टेड जो आपकी फोटो का भी है उसको नोटराइज करवा के आपको उसको जमा करवाना होगा। नोटरी जो स्टैंप होगी या नोटरी के जो अटेस्टेशन होगी वो इन ओरिजिनल होनी चाहिए ताकि वो एक्सेप्टेबल हो टू ज़कात अथॉरिटीज एंड इशूअर्स या रजिस्ट्रार्स ऑन देयर बिहाफ। ओके थैंक यू। जी मोहित साहब प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मोहित साहब। जी मोहित साहब। अवेलेबल है जी? अवेलेबल नहीं है। सैयद नजम साहब प्लीज आप क्वेश्चन करना है सर। जी नजम साहब। कि सब्सक्रिप्शन के वक्त दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं सीडीसी अकाउंट में ले सकता हूं या सब अकाउंट किसी ब्रोकरेज हाउस का होगा, लेकिन सीडीसी अकाउंट में मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूं। मुझे सिर्फ सवाल मेरा ये है कि सीडीसी अकाउंट में क्या एडवांटेज है जब मैं उसको ट्रेड नहीं कर सकता, जबकि उसके लिए मुझे वापस ब्रोकरेज के पास जाना होगा। एनी एडवांटेज बिटवीन इन दो अकाउंट के दरमियान प्लीज। सर देखिए, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये है वो सीडीसी का अकाउंट सिक्योर्ड है। अच्छा, अब ये इटसेल्फ एक एडवांटेज है कि सीडीसी ट्रेड नहीं कर सकता, सीडीसी के पास राइट ही नहीं है ट्रेड कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शेयर्स आपकी के किसी और अकाउंट में मूव हो सकते हैं, सीडीसी उनको सेल नहीं कर सकता। एट टाइम जो पास गुजरा है उसके अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स ने डिफॉल्ट किया था, तो उस जो रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए सीडीसी का अकाउंट बना है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि यहाँ पर आप सिक्योर्ड एनवायरनमेंट के अंदर शेयर्स प्लेस कर सकते हैं जिसके ऊपर कंप्लीट आपका एक्सेस है, ब्रोकर का एक्सेस नहीं है। सीडीसी वैसे भी किसी शेयर्स को सेल नहीं कर सकता, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास राइट नहीं है। तो इट इज अ सेफ कस्टोडियन प्लेटफॉर्म that is available to you. Definitely as far as trade is concerned वो ब्रोकर का काम है और ब्रोकर ही सिर्फ ट्रेड कर सकता है। तो वो आपको ट्रेड करने के लिए जब भी आपको ट्रेड करना होगा आपके सीडीसी अकाउंट से आप ब्रोकर के अकाउंट में शेयर्स मूव करेंगे एंड देन यू कैन ट्रेड। बहुत शुक्रिया सर। दूसरा इसी सब क्वेश्चन होगा कि जिस तरह से मैं सीडीसी अकाउंट से ब्रोकरेज हाउस के अकाउंट में शिफ्ट कर सकता हूं, क्या वाइस वर्सा पॉसिबिलिटी है कि मैं ब्रोकरेज अकाउंट से सीडीसी में उसे ट्रांसफर कर सकूं? बिल्कुल सर, देखें इसके अंदर अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं खुद से कर सकता हूं तो खुद से नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ा एक उसके अंदर एक कैच पॉइंट है। लेकिन यू हैव एवरी राइट कि आप अपने ब्रोकर को ये इंस्ट्रक्शन दे दें कि जैसे ही कोई शेयर्स आप परचेज करते हैं आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होते हैं, ब्रोकर उसको इमीडिएटली आपके आईएस अकाउंट में मूव कर दे, यानी कि सीडीसी अकाउंट में मूव कर दे, तो वो ब्रोकर वुड बी लायबल टू ट्रांसफर दी सिक्योरिटीज फ्रॉम योर सब अकाउंट टू योर आईएस अकाउंट। ये आप अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे अपने ब्रोकर को दे देंगे तो वो उसके बेसिस पे एक्ट करके आपके शेयर जैसे ही आपने कोई शेयर्स परचेज किया आपके सब अकाउंट में क्रेडिट हुए वो उसको मूव कर देगा टू आईएस अकाउंट। बहुत शुक्रिया सर। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि हाँ, आप अपने ब्रोकर के अकाउंट से आईएस के अकाउंट में जो मूवमेंट है वो तो जैसा ओएस ने बताया कि आप अपने ब्रोकर को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देंगे और वो मूव करेगा, मगर आईएस के अकाउंट के अंदर जो मूवमेंट है वो आप खुद कर सकते हैं। आप यहाँ पे वेब एक्सेस को सब्सक्राइब कर लेंगे सीडीसी का आईएस अकाउंट लेने के बाद, और उसकी एप्लीकेशन जो है मोबाइल पे भी अवेलेबल है और इंटरनेट के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इजीली तमाम शेयर्स अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की क्वांटिटी जब भी जो बेचना चाहे जितनी बेचना चाहे उतनी ही ब्रोकर के अकाउंट में, वहां पे भी आपके नाम का अकाउंट खुला हुआ होगा, उसमें आप खुद ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीडीसी आने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से वो कंट्रोल पूरा का पूरा जो आईएस का है वो इन्वेस्टर के पास होता है। जिस तरह से आपने अपने बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग ले ली तो आप किसी को भी आईबीएफटी कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ से अपने आईएस के अकाउंट से आप अपने ही किसी ब्रोकर के अकाउंट में मूव कर सकते हैं, वो आपके पास कंट्रोल है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सुलेमान लियाकत साहब आप प्लीज क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी अलाइड बैंक की ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाके देखा तो मुझे दो ऑप्शन दे रहा है वो ईआईपीओ में, सीडीसी आईएएस और सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। कौन सा यूज करना है?
आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। क्या इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब मैं जब रिपीट कर रहा हूँ, मैं अगर जी प्लीज। फैसिलिटेशन अकाउंट यूज कर रहा हूँ और पेमेंट कर रहा हूँ और मैं अलाइड बैंक की ऐप यूज कर रहा हूँ, अलाइड बैंक की ऐप के अंदर मेरे पास EIPO की एक कैटेगरी आ रही है, इसमें 2 ऑप्शन दे रहा है वो, CDC IAS और सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। जी देखें इसमें आप सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी इसमें आप सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी यूज करेंगे, इसमें आप सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी यूज करेंगे। CDC IAS जो है वो जब आप IAS खुलवा लेते हैं तो अपने IAS के जो ड्यूज बनते हैं उसकी पेमेंट के लिए यूज होता है। तो अगर आपने IPO में सब्सक्राइब करना है तो आप IPO में जाने के बाद सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी वाला ऑप्शन। अच्छा, थैंक यू। दूसरी चीज ये है कि इन केस द एप्लीकेशन इज अनसक्सेसफुल तो ऑनलाइन पेमेंट जो मैंने की है ऑटोमेटिकली इट विल बी क्रेडिटेड इन माय अकाउंट। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लास्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन के विदिन 10 डेज जो रूल्स हैं उसके तहत जो है वो इशूअर ये इंस्ट्रक्शन है कि जो लास्ट डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन था उसके गुजरने के 10 डेज के अंदर जो है जिन लोगों का रिफंड बनता है उसको रिफंड वापस दे दिया जाए। तो जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की होगी वो आपका ही होगा, तो आपको ही पेमेंट वापस जो है ना आपके अकाउंट में करेगी। चलो ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अल्ताफ साहब प्लीज क्वेश्चन कर लें। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा IAS अकाउंट है और ज़कात फॉर्म भी मैंने सबमिशन किया है, तो ये मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी खुद ही उसको अपलोड कर लेगी कि मुझे दोबारा मतलब जमा कराना पड़ेगा? सर अगर आप अपना ज़कात फॉर्म ऑलरेडी जमा करा चुके हैं तो जो है वो बिल्कुल उसको वो अपलोड कर रहे होंगे। हमने आज ये प्रेजेंटेशन इसलिए की थी ताकि आप अपने जो भी रेलेवेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे IAS है, चाहे वो कोई ब्रोकर है या कोई और पार्टिसिपेंट है, उनसे आप कंफर्म करें और उनसे जो है उनको से ये चीज़ अफर्म कर लें कि आपके जो फॉर्म्स हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं या वो अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक, शुक्रिया। जी थैंक यू। जी लास्ट क्वेश्चन हबीब साहब प्लीज आप क्वेश्चन कर लें। ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी हबीब साहब। हबीब साहब जी 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 आवाज आ रही है? ठीक है जी जी बिल्कुल। इसमें मेरा एक्चुअली अकाउंट सब अकाउंट है थ्रू अंडर तौरत सिक्योरिटीज के थ्रू। तो उन्होंने अभी कुछ परफॉर्मेंस हमें भेजे थे कोई 2-3 महीने पहले। वो कह रहे हैं CDC के रिक्वायरमेंट्स ये कस्टम रेगुलेशन ऑफ फॉर्म्स और काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म्स हैं और साथ वो एफिडेविट भी कह रहे हैं। इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट नंबर है, जॉइंट अकाउंट है तो वो कहते हैं तीनों का इंडिविजुअल एफिडेविट सबमिट कर दें। तो ये पहले हमने एफिडेविट्स भी सबमिट किए थे, सब कुछ था और अकाउंट ऑलरेडी एक्टिव अकाउंट है मेरा, उसमें ट्रेडिंग भी हो रही है उनके थ्रू। तो अभी ये क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है? ये कोई इसमें कोई डेट लिमिट, डेट टाइमलाइन भी दिया हुआ है? सर आई गेस ये आपका कोई एक स्पेसिफिक, क्योंकि जो अभी हमारा टॉपिक है उससे थोड़ा सा आप बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल गाइड यू इन डिटेल के क्या इसके अंदर प्रोसेसेस हैं, क्योंकि जो अभी आज जो भी टॉपिक है जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर मोर रेलेवेंट टुवर्ड्स IPO प्रोसेस। तो दैट वुड बी गॉट इट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ठीक है जी लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। शारिक रफीक साहब प्लीज आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी शारिक साहब। जी शारिक साहब। शेख रफीक साहब, कैन यू हियर अस? जी शेख साहब प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। I guess he is not available. अवेलेबल नहीं है जी। I guess he अवेलेबल नहीं है। I think और कोई क्वेश्चन है नहीं फिलहाल, तो I think we should conclude the session. Yeah, please. जी थैंक यू टू द पैनलिस्ट फॉर दिस सेशन। और एक मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये वापस से पूछ रहे हैं, इनका ले लेते हैं। अरसलान सिद्दीकी साहब प्लीज आप क्वेश्चन करना। थैंक यू सर, आपने दोबारा टाइम दिया। सर मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि CDC के जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं, जैसे मैं हूँ या मेरी वालदा, हम दोनों का जैसे ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है, अगर हम होते हैं तो क्या हम दोनों एप्लीकेशन भर सकते हैं?
जी बिल्कुल आप भर सकते हैं, आपको लेकिन ई सर्विसेज पे सेपरेट रजिस्ट्रेशंस करवानी होंगी। आपकी रजिस्ट्रेशन सेपरेट होगी, आपकी वालदा की रजिस्ट्रेशन सेपरेट होगी, और आप दोनों की सेपरेट सब्सक्रिप्शंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट जो पेमेंट होगी, जैसे पहले भी बताया गया था, जो पेमेंट हो रही है वो उसके अंदर मेक श्योर करना है कि वो जो सब्सक्राइब कर रहा है बैंक अकाउंट उसी का हो, उसी के अकाउंट से पेमेंट हो रही हो। ये ना हो कि थर्ड पार्टी अकाउंट हो